देखो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ओके, सो यहाँ पे जो सिलेबस है दैट इज इन दिस चैप्टर ये सब टॉपिक्स है। लाइट जो है ना, एक्चुअली लाइट एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेंगे और एज ए वेव भी बिहेव करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो मैटर है, मैटर भी एज ए पार्टिकल बिहेव करेंगे। और डी ब्रॉय ने कहा था, डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा था कि जो मैटर होंगे वो पार्टिकल के हिसाब से तो बिहेव करेंगे लेकिन वो वेव नेचर भी शो करेंगे। तो अगर वेव नेचर शो करेंगे तो उस केस में वेवलेंथ भी मिलेंगे। तो वेवलेंथ कितना होंगे, लेट्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेट्स से उस इलेक्ट्रॉन ने जो एक मैटर है पार्टिकल है उसने वेव नेचर दिखाया, सो उस इलेक्ट्रॉन की एक वेवलेंथ भी होंगे। तो कितना होंगे निकलने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। इसका जो डिराइवेशन है इसको भी देखेंगे और ये जो है ना फॉर्मूला लैम्डा वेव लेंथ दैट इज इक्वल टू h/p, इसको भी डिराइवेशन देखेंगे इसका, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइट है ना, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों दिखाएंगे। सो पार्टिकल नेचर की केस में एंड वेव की केस में क्या होंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। सो लाइट की दो नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर, ठीक है, अनदर इज वेव नेचर। सो कुछ एक्सपेरिमेंट है वेव नेचर, तो कुछ एक्सपेरिमेंट है। लेट्स से आपने देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लास्ट चैप्टर में, है ना, वेव ऑप्टिक्स में, कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न। फिर आपने देखा डिफ्रेक्शन, ठीक है, डिफ्रेक्शन, लाइट की बेंडिंग, है ना। फिर आपने क्या देखा कि जो पोलराइजेशन एक है टॉपिक, पोलराइजेशन, ये नहीं चाहिए आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, पोलराइजेशन। सो बेसिकली ये जो है ना घटनाएं, फेनोमेनन्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्यों होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, लाइट को कंसीडर करोगे एज वेव, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो इन घटनाओं में जो लाइट है ना एज ए वेव बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी फेनोमेनन से घटनाएं हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सिमिलरली एक और इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। सो ये जो है ना कॉम्पटन इफेक्ट, तो इन दोनों में लाइट क्या कर रहे हैं, एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ घटनाएं नेचर में ऐसे पाए जाते हैं जहां पे लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव करेंगे और कुछ में क्या होंगे, लाइट एज ए वेव बिहेव करेंगे, ठीक है। सो यही है बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे पार्टिकल जब बिहेव करेंगे तो उस केस में क्या होंगे कि जो लाइट है ना, लाइट को आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। सो आप ऐसा कह सकते हो कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और आप कह सकते हो फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स। तो ये जो है ना इसी को आप बोलोगे फोटॉन्स। एक्चुअली इसको क्या कहा था मालूम है, एक्चुअली पहले फोटॉन नहीं कहा था। तो एक्चुअली पहले प्लैंक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था पहले कि ये सब है एनर्जी की पैकेट्स, एनर्जी की पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। तो एनर्जी की जो ये पैकेट्स है, इसी एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया, फोटॉन। सो अगर ये एनर्जी पैकेट है तो इसके पास कुछ एनर्जी होंगे, कितना होंगे एनर्जी, दैट इज इक्वल टू h न्यू। तो h क्या है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जो एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो ये है h की फिक्स वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो ये जो है ना लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो फोटॉन्स की कितने एनर्जी होंगे, h न्यू एनर्जी होंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। अभी देखो जो एनर्जी है, इस लाइट की एनर्जी कहाँ पे रहेंगे, फोटॉन्स पे रहेंगे। कितना एनर्जी, h न्यू। तो वेव की केस में क्या कहा कि जो लाइट है ना, लाइट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कह सकते हो लाइट की वेव नेचर मतलब लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो लाइट की पार्टिकल नेचर मतलब लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स, लाइट मतलब फोटॉन्स। तो लाइट की वेव नेचर मतलब क्या बोलोगे कि लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अच्छे से लिख देना, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो आप, है ना। तो फिर लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होंगे, इससे परपेंडिकुलर, तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये है लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड। सो जो लाइट है ना, अगर उसकी वेव नेचर की बात करें तो उस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलरली रहेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो लाइट है इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी आप बोल सकते हो कि इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलोगे कि इट इज लाइट इज मेड ऑफ, लाइट वेव इज मेड ऑफ
मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट वेव इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी देखो ये जो लाइट वेव है इसके एनर्जी भी होंगे, सो एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि एनर्जी इन द लाइट वेव, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the whole wave, तो पूरा का पूरा जो वेव है उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होंगे कॉन्टिन्यूअसली, ओके, किस तरह से, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नुअसली। तो ऐसे समझो कि ये है ना पेन के अंदर जो रिफिल होते हैं, रिफिल के अंदर इंक होते हैं, सो इंक जो है ना वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, इन ए सेंस ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा सा इधर इस तरह से नहीं, तो इंक इज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द रिफिल, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे ये जो वेव है ना, वेव पे भी क्या होंगे, एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली पूरा का पूरा वेव पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडिया है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी जो ये सिलेबस है इसमें आप क्या देख रहे हो, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है मेनली, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे भी मिल सकते हैं लिखा, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हॉल वॉच ऑब्जर्वेशन एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग, और तीनों ने कुछ फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया उसको देखेंगे। एक्चुअली हर्ट्ज ने क्या पाया था कि एक मेटल प्लेट है, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकला, मतलब चार्ज निकला, ऐसा पाया था उन्होंने। तो हॉलवर्ड्स ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि वो जो चार्जेस है वो नेगेटिव चार्ज है, कॉन्फर्म कर दिया। फिर वही जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, किसने कॉन्फर्म किया, फिर कॉन्फर्म किया इसने, दैट इज लिनार्ड ने, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्फर्म किया कि वो सब इलेक्ट्रॉन्स है, और मतलब वो जब फ्लो होंगे तो करंट मिलेंगे हमें, ये चीज कॉन्फर्म किया किसने, लिनार्ड ने। फिर आते हैं ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो क्या होता है कि इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी जब इंक्रीज करोगे तो उस केस में क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होंगे। फिर फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल इंक्रीज करोगे भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कैसे, क्यों, वही देखना है ना। फिर क्या है, उसमें ग्राफ मिलेंगे, उसको स्टडी करेंगे। फिर हमें क्या देखना है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देन फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। एक्चुअली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉ मिलेंगे उसको एक्सप्लेन करना होगा ना, तो क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गया था, क्यों, कहाँ पे फेल हुआ इसको देखेंगे। फिर आइंस्टाइन ने कैसे पास हुए, ये सेंस आइंस्टाइन ने कि एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से, ये जो फेनोमेनन है यहाँ पे जो मिल रहा है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेंगे, क्यों मिलेंगे उसको पूछा, आइंस्टाइन को पूछा, तो आइंस्टाइन ने बोला कि इस तरह से कुछ रीजन दिया, देखेंगे, है ना। तो बेसिकली आइंस्टाइन की थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से, कैसे देखेंगे। फिर वो जो है लास्ट डेरिवेशन उसको देखेंगे, ठीक है। ये है पूरा का पूरा चैप्टर, आज इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना, एकदम डिटेल्स में सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। कल मैंने पूरी रात यही प्रिपेयर कर रहा था कि मतलब किस तरह से आपको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बता पाऊँ, है ना। यहाँ पे मैंने ये सब नोट्स बना कर रखा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट्स, इसको एकदम सीरियली सिस्टमेटिकली देखेंगे, तो आप लोग भी अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है। सो ये जो है ना पहला पॉइंट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। सो इसमें देखो एक्चुअली क्या है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर, वेव नेचर शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल की बात करेंगे, लाइट की पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। लेकिन मैटर भी क्या है, वहाँ पे वेव एंड पार्टिकल नेचर शो करेंगे, लेकिन मैटर के केस में हम लोग सिर्फ वेव की बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सो इसमें फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली ऐसे समझो कि हर्ट्ज ने क्या किया था, एक इस तरह से प्लेट लिया था, ठीक है। ये जो प्लेट है ना, ये एक मेटल प्लेट है, जिंक मान लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस प्लेट पे कुछ इस तरह से यूवी लाइट, ओके, यूवी रेडिएशन या तो यूवी लाइट फॉल करवाया। तो उन्होंने क्या पाया कि इस प्लेट से कुछ इस तरह से निकला, क्या निकला, स्पार्क्स, ठीक है। ये जो निकला ये सब क्या है, स्पार्क्स। और इसी को आपको क्या बोलोगे, हाई वोल्टेज स्पार्क्स। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पार्क्स मिला, उन स्पार्क्स की वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट आपने बोला कि हाई वोल्टेज स्पार्क्स निकला, ठीक है। अभी देखो ये जो हाई वोल्टेज स्पार्क्स निकला, हर्ट्ज को पूछा ये क्या है, तो हर्ट्ज ने बोला कि ये जो निकला ये सब क्या है, चार्ज है। चार्ज निकलने से ही क्या होंगे, स्पार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे चार्ज निकला, यानी चार्ज एक्सिलरेट हुआ, तो आप बोलोगे कि वहाँ पे लाइट मिला, लाइट मतलब स्पार्क्स मिला। तो यहाँ पे चार्ज एक्सिलरेट होने से, निकलने से क्या होंगे, कुछ लाइट मिलेंगे, लाइट की रेडिएशन, उसी को आपने बोल दिया स्पार्क्स, बहुत ज़्यादा मिलने से हाई वोल्टेज स्पार्क्स बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से चार्ज निकला। तो हर्ट्ज को पूछा ये किस टाइप का चार्ज है, हर्ट्ज ने बोला कि नहीं बता,
में भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम है हॉलवाच। ओके, हॉलवाच। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट में क्या है, हॉलवाच। तो हॉलवाच ने क्या किया, हॉलवाच ने एक्सपेरिमेंट किया और हर्ट्ज को बताया कि यहाँ पे जो ये चार्ज निकला वो चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, डेट इज कॉन्फर्म कर दिया हॉलवाच ने। तो यहाँ पे चार्ज निकल रहा था बोला, लेकिन हॉलवाच ने कॉन्फर्म कर दिया किस टाइप की चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैसे कॉन्फर्म किया देखना होगा। एक्चुअली ये जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये एक्सपेरिमेंट कब कर रहा था, 1987। एक्चुअली क्या था आइडिया कि 1887 है ना, बहुत साल पहले है ना। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने 1887 पे, तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था कि ये जो है एक प्लेट है, मेटल प्लेट, और इसको यूज किया था दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, ठीक है। और उस समय पे जो मैक्सवेल है, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि जो लाइट है इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, उसको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज ने। और हर्ट्ज ने उस एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला उनको, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ और, मिला कुछ और। तो यहाँ पे जो आइडिया मिला, आइडिया देखा उन्होंने क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन से, मतलब कुछ चार्ज यहाँ से निकला, ठीक है। सो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको चेक करने के लिए हॉलवाच ने एक्सपेरिमेंट किया। किस तरह के एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्या किया, 3 प्लेट्स लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 3 प्लेट्स लिया उन्होंने। तो सब यहाँ पे क्या है, ये सब जो प्लेट्स है ये जिंक प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स है, तो इस तरह से प्लेट्स लिया। अभी ध्यान से देखो, इन प्लेट्स को पहले एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, कुछ रीडिंग्स देखेंगे। तो इनिशियली इन प्लेट्स को कैसे रखा और फाइनली कैसा हो गया वही वो चेक कर रहा था। तो यहाँ पे भी इनिशियली प्लेट्स जो है किस तरह के चार्ज थे और यहाँ पे फाइनली किस तरह के चार्ज हो गए, यहाँ पे भी इनिशियली किस तरह के चार्ज थे और फाइनली किस तरह के चार्ज थे, वही चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे इनिशियली उन्होंने क्या रखा, चार्जेस को नेगेटिव चार्ज रखा, चार्जेस को नेगेटिव चार्ज रखा। तो नेगेटिव मतलब क्या समझोगे, तो नेगेटिव मतलब समझोगे कि यहाँ पे प्रोटॉन सपोज 10 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, 12 है लेट्स से। सो पहले यहाँ पे इनिशियली नेगेटिव चार्ज रखा। सो यहाँ पे चार्ज, नो चार्ज रखा, इनिशियली नो चार्ज है ना, पहले अनचार्ज रखा इस प्लेट को। यानी इस प्लेट में जो जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन, तो इस केस में नो चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होने से आप बोलोगे कि इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी आप बोलोगे कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे नो चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी देखो इसमें क्या किया उन्होंने, जो प्रोटॉन है ना उसको 10 ही रखा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसको अभी यहाँ पे कम कर दिया, लेट्स से 8 कर दिया। यानी अभी ये क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी आप बोल सकते हो कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सो ये जो चार्ज प्लेट है इसको पॉजिटिव रखा पहले, है ना। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ये पहले नेगेटिव चार्ज है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे लाइट फॉल करवाया, कौन सी लाइट, यूवी लाइट, ठीक है। यहाँ पे भी यूवी लाइट फॉल करवाया और यहाँ पे भी यूवी लाइट फॉल करवाया, ठीक है। तो ये जो जब यूवी लाइट फॉल करवाया तब क्या देखा, कुछ यहाँ से ऑब्वियसली निकलेंगे, है ना। तो क्या निकला नहीं पता, चार्ज निकलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता। तो यहाँ पे चार्ज निकलेंगे, यानी कुछ चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे। सो यहाँ पे भी कुछ चार्ज निकलेंगे और यहाँ पे भी कुछ चार्ज निकलेंगे, ये तो कॉन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि इस हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, जब भी यूवी लाइट फॉल करेंगे कुछ चार्ज निकलेंगे, पार्टिकल्स निकलेंगे। किस टाइप के पार्टिकल्स, किस टाइप के चार्ज वो नहीं पता, बिकॉज ऑफ डेट एक्सपेरिमेंट किया हॉलवाच ने, वही चेक करने के लिए, है ना, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। सो पहले इनिशियली जब नेगेटिव था तो उन्होंने क्या देखा, फाइनली ये जो प्लेट है ना, फाइनली क्या बन गया, न्यूट्रल, यानी नो चार्ज हो गया, इसका चार्ज 0 हो गया, ठीक है। सो चार्ज 0 हो गया कब, जब इनिशियली नेगेटिव था, फाइनली लाइट फॉल करवाने के बाद इसका जो फाइनली चार्ज है कितना हो गया, 0 हो गया, यानी नो चार्ज। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 12 था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 निकल गया सपोज, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, अभी टोटल 10 हो गया। सो क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, बिकॉज ऑफ दैट ये न्यूट्रल है, सो ये न्यूट्रल यानी नो चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज की वैल्यू 0 हो गया इसमें। तो बेसिकली नो चार्ज होना, इसका मीनिंग आप कॉन्फर्म कर सकते हो कि कुछ नेगेटिव चार्ज ही निकला होगा, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो अभी देखो
यहाँ पे, और उस समय पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी भी नहीं हुआ था, है ना, तो नेगेटिव चार्ज बोला करते थे, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इस केस में पहले नो चार्ज था, फिर क्या देखा, थोड़ी देर बाद ये जो है ना ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज कब होंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलना होगा। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेट से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेट से ज़्यादा भी निकल सकते हैं, अभी कंसीडर कर रहे हैं। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। सो अभी प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव कम है, तो ये फाइनली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो इसमें पहले थर्ड नंबर केस में पहले क्या रखा, पॉजिटिवली चार्ज, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम। तो थोड़ी देर बाद क्या हो गया, जब यूवी लाइट फॉल करवाया तो क्या हुआ, ये मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, मोर पॉजिटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल के 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो अभी इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कम, पहले प्रोटॉन 2 ज़्यादा थे, अभी प्रोटॉन 4 ज़्यादा है, तो मतलब और पॉजिटिव चार्ज होंगे, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा, मोर पॉजिटिव हो गया। सो इसका मतलब कॉन्फर्म क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को निकलना ही होगा। तभी हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इस केस में 8 था, 10 हो जाते इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में ये तो न्यूट्रल हो जाता। लेकिन उन्होंने देखा कि फाइनली ये मोर पॉजिटिव हो गया। सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना ही होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या तो नेगेटिव चार्ज निकला, ये कॉन्फर्म हो गया। सो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो गया फाइनली, पहले नो चार्ज था। सो पॉजिटिव होने का मीनिंग आप क्या समझोगे कि इलेक्ट्रॉन को निकलना ही होगा यहाँ पे भी। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकला या तो नेगेटिव चार्ज निकला यहाँ पे भी, ठीक है। सो अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो उस केस में तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पहले नो चार्ज था, है ना। तो यहाँ पे पहले इनिशियली नेगेटिव चार्ज था, सो फिर क्या हो गया, नो चार्ज यानी न्यूट्रल हो गया। कब होंगे, नेगेटिव चार्ज था मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सेम हो गया, तो नो चार्ज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। सो ये कन्फर्म कैसे हुआ, नो चार्ज है। सो नो चार्ज कब होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना होगा, क्योंकि पहले निगेटिवली चार्ज था, ठीक है, इजी कर सकते हो। सो अभी जो नेक्स्ट है लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, करंट फ्लो करवा के दिखाया हमें कि अगर चार्ज मूव होंगे तो करंट मिलेंगे। सो यहाँ पे एक्चुअली अगर चार्ज या तो एक्चुअली अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो उस केस में हमें करंट भी मिलना चाहिए, तो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। सो अभी क्या करना है, लिनार्ड की जो ऑब्जर्वेशन है वो देखना है, लिनार्ड की एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब लोग अच्छे से लिखना। सो वो देखना है, इसमें क्या किया लिनार्ड ने, एक इस तरह से एक कुछ लिया डिब्बा टाइप का, मतलब एक वैक्यूम ट्यूब है। सो दिस इज ए वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम कह सकते हो, वैक्यूम तो अंदर वैक्यूम है, जो एयर था उसको निकल के बाहर मतलब फेंक दिया आपने, है ना, कुछ वैक्यूम सक्शन होता है। तो ये जो है ना यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया एक बैटरी। तो ये अगर नेगेटिव होंगे तो ये भी नेगेटिव, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे लेट्स से 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 10 वोल्ट पोटेंशियल होंगे, यहाँ पे नेगेटिव में 0 मतलब यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होंगे। सो अभी देखो यहाँ पे क्या होंगे, ऑब्वियसली लाइट फॉल किया, लेट्स से यहाँ पे लाइट फॉल किया, यूवी लाइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। सो इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं कैसे कन्फर्म करोगे, तो उसके लिए बिफोर फॉलिंग यूवी लाइट आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट बल्ब रखा, ठीक है, अपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट पे एक लाइट बल्ब रखा। सो अपने अभी क्या देखा, स्विच यहाँ पे है, सब स्विच को ऑन किया, तो अभी ये लाइट बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक है, कुछ कनेक्शन है ही नहीं। सो अभी देखो, जब आपने यहाँ पे यूवी लाइट फॉल करवाया तो उस केस में क्या देखा कि ये जो लाइट है ना ग्लो होने लगा। तो ग्लो कब होंगे, जो रूल है, रूल क्या है कि यहाँ पे यूवी लाइट फॉल किया, सो यहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, वही तो कॉन्फर्म हो गया ना, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, या तो नेगेटिव चार्ज निकला, कॉन्फर्म हो गया। सो जब भी यूवी लाइट फॉल करेंगे तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव जो चार्ज है या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट से निकलेंगे। सो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को आप बोलोगे फोटो सेंसिटिव प्लेट, ओके, फोटो सेंसिटिव प्लेट, यानी आप बोल सकते हो कि फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट को सेंस कर सकते हो वो प्लेट, यानी लाइट जब फॉल करेंगे वो प्लेट रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इज फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो यहाँ पे जब फॉल किया तो क्या हुआ कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन निकला, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव होने से क्या होंगे, एक्चुअली आइडिया क्या है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। आपको मालूम है पॉजिटिव तो नेगेटिव ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेंगे, लेट्स से इस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ नहीं करने से भी होगा। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो
इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट कैथोड, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव है इसको आप बोलोगे एनोड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एनोड की तरफ मूव करेंगे, जब मूव करेंगे तब आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, आपको करंट मिलता है। सो इसी करंट को आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे, तो इसी को आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे आपको क्या मिला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला। तो लाइट ऑन हुआ, जब यूवी लाइट फॉल करवाए तो क्या देखा उन्होंने, लाइट ऑन हो गया। तो लाइट क्यों ऑन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकलना होगा और वही इलेक्ट्रॉन निकल के इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो मतलब यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, अभी पहले कुछ नहीं था, कंडक्शन नहीं हो रहा था, ब्रेक था, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं मतलब कंडक्शन हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इस लाइट को ऑन करवाया और यहाँ पे बैटरी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये कॉन्फर्म हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन ही था या तो चार्ज पार्टिकल ही था और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही था, ये कॉन्फर्म हो गया। और लाइट को ऑन करवा के देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल ना होते तो इस केस में यहाँ पे लाइट ऑन ही नहीं होता, करंट ही फ्लो नहीं होता। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तभी करंट मिलता है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव किया तो करंट मिला। तो यहाँ पे करंट मिलना मतलब आप बोलोगे कि चार्ज पार्टिकल ही मूव किया, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये कॉन्फर्म हो गया, इजी कर सकते हो। सो ये जो है ना, इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो यूवी लाइट जब फॉल करवाया तो इलेक्ट्रॉन निकला, उसी को आपने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो इतना ही है बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे लेट्स से ये प्लेट है, ठीक है, ये है प्लेट। तो यहाँ पे यूवी लाइट फॉल करवाया, ओके। सो इस लाइट की कुछ एनर्जी होंगे, एनर्जी लेट्स से आपने कह दिया, इस एनर्जी को कितना कहोगे, 20 जूल, ओके 20 जूल कह देते हैं। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए तभी ये निकल सकते हैं। जैसे आप एक चेयर पे बैठे हुए हो, थोड़ा सा किसी ने पुश किया, आपको एनर्जी दिया, तो आप उठ के नहीं भागोगे ना। तो बेसिकली किसी ने आके लात मार दी, बहुत जोर से फोर्स लगे, तो इस केस में क्या होंगे, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए था आपको जस्ट टू गेट अप फ्रॉम द चेयर, वो आपको एनर्जी मिला, तो अपने चेयर से उठा जस्ट। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी बहुत जोर से आपको दे दिया, तो इस केस में आप उठोगे भी, साथ में काइनेटिक एनर्जी पे से दौड़ोगे भी, मतलब पुश्ड अवे होंगे। तो बेसिकली इस केस में आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी कितना चाहिए यहाँ से जस्ट निकलने के लिए, इसको आपने कह दिया 15 जूल, आप दे रहे हो 20। तो इस केस में क्या होंगे, तो 15 जूल एनर्जी ये रिसीव करेंगे और बाकी 5 जूल लेके ये भाग जाएंगे। इन ए सेंस इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, वो ही 5 जूल होंगे, ठीक है। मूव करना मतलब काइनेटिक एनर्जी होंगे ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू, ये जो E 20 जूल एनर्जी है, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, E नॉट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सो ये जो E नॉट है ना, ये एनर्जी E नॉट क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट, या तो टू गेट इमिटेड लिख सकते हो। सो ये क्या है, E नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, ओके, इसको आप बोलोगे मिनिमम एनर्जी, अच्छे से लिख के रखना, दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट एमिटेड। सो इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज E नॉट। और इसी एनर्जी को क्या कहते हो, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड, दिस मिनिमम एनर्जी, एक्चुअली दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो इसी मिनिमम एनर्जी को आप बोलोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकलने के लिए, और बाकी उससे भी ज़्यादा रोक देंगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो यही जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आइंस्टाइन ने इसी एनर्जी को बोला था वर्क फंक्शन। देखेंगे ये जो हम देखेंगे ना आइंस्टाइन थ्योरी, इसमें देखेंगे। सो इसी को नाम दिया था वर्क फंक्शन, इजी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेंगे मिनिमम एनर्जी, तो उस केस में वो बाहर निकलेंगे, यानी एमिट होंगे, है ना, सरफेस से, मेटल सरफेस से एमिट होंगे। ओके, सो ये था 3 एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर अभी हमें स्टडी करने हैं अभी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसमें क्या मिलेंगे आपको, ये सब नोट करके रखना, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको मिलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से चेंज होंगे, जब आप इंटेंसिटी को चेंज करोगे लाइट की, यूवी लाइट जो यहाँ पे फॉल करवाए ना, उस यूवी लाइट की सपोज अपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मिलेंगे वो क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है।
फिर अपने यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, इंक्रीज किया, तो इस केस में भी क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, इंटेंसिटी जब चेंज होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेंगे, इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेंगे, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगे तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, और इंटेंसिटी इंक्रीज होने से सैचुरेशन करंट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले ये जो है ना एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या देखना है हमें कि ये जो ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें ये जो है ना पहले इसको देख लेते हैं कि IPH। ओके, सो हमें क्या देखना है, नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी, सो बेसिकली ग्राफ है, इस ग्राफ को स्टडी करना है। ठीक है, फोटो इंटेंसिटी। सो इसको स्टडी करने के लिए आप ऐसे समझो कि ये एक सेटअप है। ठीक है, ये एक सेटअप है, तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये एक बैटरी है, इस तरह से, है ना। तो अभी ध्यान से देखना, इसमें आपको एक ग्राफ मिला, स्टडी जब किया एक ग्राफ मिला। ग्राफ किस तरह की है, ये है इंटेंसिटी। ठीक है, ये है इंटेंसिटी और यहाँ पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे लेट्स से जो है ना इंटेंसिटी लेट्स से 10 है पहले, फिर 20 है, ऐसे कंसीडर किया अभी हमने समझने के लिए। यहाँ पे करंट लेट्स से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, है ना। इतना ज़्यादा करंट तो नहीं मिल सकता, माइक्रो एम्पियर पे मिलेंगे, नैनो एम्पियर पे मिलेंगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा कम करंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल रख रहे हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिला कुछ इस तरह की एक लीनियर ग्राफ मिला। ठीक है, तो ये लीनियर ग्राफ क्या समझाएंगे कि जब भी वोल्टेज इंटेंसिटी, जब भी इंटेंसिटी 10 होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो करंट भी इंक्रीज होंगे। तो इंटेंसिटी 20 हुआ, करंट भी इंक्रीज हुआ, 30 हुआ तो करंट भी इंक्रीज हुआ, 40 हुआ तो करंट भी इंक्रीज होकर लेट्स से 5 एम्पियर हो गया। सो इंटेंसिटी जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या मिला, यहाँ पे करंट इंक्रीज मिला। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना। ये है फोटोसेंसिटिव प्लेट, तो इसमें यूवी लाइट फॉल किया, है ना। तो यूवी लाइट जो फॉल करवाए इसमें, लेट्स से पहले इसका जो इस यूवी लाइट की इंटेंसिटी है इसको आपने I1 कहा। ठीक है, सो इंटेंसिटी कुछ है लेट्स से 10 है, तो उस केस में कुछ करंट मिलेंगे। करंट क्यों मिलेंगे, क्योंकि जब भी इंटेंसिटी कुछ होंगे तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला सपोज, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होंगे और यहाँ पे ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक हमें करंट मिलेंगे, उसी करंट को बोलोगे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स के नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नाम है ऐसा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि लाइट देने के बाद ये सब इलेक्ट्रॉन्स निकला। सो बिकॉज ऑफ दैट इन सबको फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो का मीनिंग क्या है, लाइट, फोटो वर्ड की मीनिंग है लाइट, तो लाइट फोटो की, फोटो यानी लाइट की वजह से निकला वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इनको अब अपने नाम दिया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वजह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मिला इसी को बोला आपने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, IPH लिख दिया। सो जब इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे 10 किया तो इस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन निकला तो कुछ करंट मिला। सो इंटेंसिटी को आपने इंक्रीज करके कितना किया, लेट्स से 20 किया, तो इस केस में क्या होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और करंट मिलेंगे। तो बेसिकली इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे करंट और ज़्यादा मिलेंगे इस तरह से। तो यही चीज़, इसी चीज़ को क्यों ऐसा हो रहा है, इसी को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। कैसे किया था, ध्यान से देखना इसे। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एक्चुअली इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे ना, जब इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। किसका फोटॉन, तो यहाँ पे ये लाइट है, सो लाइट की ये सब, लाइट इज कॉन्सिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ रहे हैं, मतलब पार्टिकल नेचर कंसीडर कर लिया लाइट की। तो यहाँ पे ये जो लाइट है, लाइट इज कॉन्सिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो यहाँ पे ये सब क्या है, फोटॉन्स है। सो इंटेंसिटी ज़्यादा होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, इंटेंसिटी मोर मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर। सो आइंस्टाइन ने कहा था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, 1 फोटॉन विल एमिट 1 इलेक्ट्रॉन। आइंस्टाइन ने ये लाइन कह दिया था, 1 फोटॉन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जितना भी फोटॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे। सो इंटेंसिटी ज़्यादा होना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होना, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे। सो ये जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो ज़्यादा होंगे जब इंटेंसिटी ज़्यादा होंगे।
क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे तो इस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, सो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेंगे। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये रीज़न है इंटेंसिटी इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये था सिंपल से कॉन्सेप्ट। अभी जो है ना नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होंगे कब? जब पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे। ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखना है, इसमें समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छे से देखना है इसे। तो हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं चीज़ों को, है ना, तब सही रहेंगे। तो एक्चुअली इसमें भी आप क्या करोगे कि ये जो है ना इंटेंसिटी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल ऐसे आप बोल सकते हो। तो अभी देखो इसमें भी आप कुछ इस तरह से सेटअप ले सकते हो। ठीक है, एक सेटअप ले लिया, यहाँ पे एक ये है। ठीक है, सो ये बैटरी है इस तरह से, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव। आपने क्या किया, यहाँ पे लेट्स से और एक इस तरह से डिब्बा लिया। डिब्बा मतलब ये है कि वैक्यूम ट्यूब है ना। तो यहाँ पे लेकिन इस बार क्या किया आपने, ये जो बैटरी है बैटरी को उल्टा कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, बैटरी को उल्टा कर दिया जस्ट। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे जब आप लाइट फॉल करवाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यूवी लाइट फॉल करवाए, इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ भी मिलेंगे, तो ग्राफ को देख लेते हैं। इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। तो ये है पोटेंशियल और यहाँ पे है ये करंट। कौन सी करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट्स से ये जो करंट है दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर। इस तरह से करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो एग्जाम में नंबर्स ये सब नहीं लिखना, ठीक है। अभी हम लोग समझने के लिए नंबर्स लिख रहे हैं, ये सब रैंडमली ले रहे हैं ऐसे, है ना, डमी नंबर्स। तो अभी देखो ये यहाँ पे आप लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हो, लेट्स से दिस इज 0 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल आपने क्या किया, इंक्रीज किया 10 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, फिर लेट्स से 30 वोल्ट, फिर लेट्स से 40 वोल्ट। फिर यहाँ पे भी आप क्या करोगे, -10 वोल्ट, है ना, और यहाँ पे भी -20 वोल्ट। एक्चुअली माइनस जो है ना, माइनस ये आ रहे हैं बिकॉज आपने बैटरी के डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक है, अभी माइनस को नहीं रखते। तो ध्यान से देखना, पहले जब यहाँ पे एक लाइट फॉल करवाया आपने और लाइट की इंटेंसिटी लेट्स से I1 है, इंटेंसिटी को आप कंसीडर करो। इंटेंसिटी मतलब फोटॉन्स है ना, इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब फोटॉन ज़्यादा होना। तो अब ऐसे समझो I1 इंटेंसिटी में लेट्स से 100 फोटॉन्स है। ठीक है, ऐसे कंसीडर किया I1 इंटेंसिटी में 100 फोटॉन्स। फिर I2 इंटेंसिटी में फोटॉन्स कितना होंगे, 200 लेट्स से, फोटॉन्स की नंबर ज़्यादा होंगे। ओके, 200 फोटॉन। I3 इंटेंसिटी होने से 300 फोटॉन लेट्स से। फिर ध्यान से देखना, सो यहाँ पे इस केस में जब इंटेंसिटी I1 होंगे 100 फोटॉन्स आके यहाँ पे हिट करेंगे, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेट्स से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला। ठीक है, सो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे, वो सब इधर मूव करेंगे। सो लेट्स से यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स इधर इस डायरेक्शन में मूव किया। सो जब ये मूव करेंगे तो आपको करंट मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो बेसिकली जब 20 इलेक्ट्रॉन्स मूव किया 100 में से, तो यहाँ पे कितना रह जाएंगे, अभी 80 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। सो 80 इलेक्ट्रॉन में से 20 गया तो करंट मिला कुछ, कितना मिला, लेट्स से करंट को आपने 2 एम्पियर कह दिया, ऐसे रैंडम वैल्यू कंसीडर किया। सो बिकॉज ऑफ दैट द मूवमेंट ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हुआ, ये 2 एम्पियर करंट मिला। तो अभी आपने क्या किया, ये जो बैटरी है ना, बैटरी का वोल्टेज को यहाँ पे इंक्रीज किया। पहले 0 वोल्ट था, फिर आपने 10 वोल्ट किया, तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिला। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये 10 वोल्ट है, सो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, तो बेसिकली यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे ना, यानी और 20 इलेक्ट्रॉन्स को सपोज मूव किया करवाया, तो यहाँ पे कितना रह जाएंगे, अभी 60, है ना। तो बेसिकली जब वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और मूव होंगे, तो ये जो फोटो करंट है ये भी क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट दोनों कह सकते हो। सो ये जो फोटो करंट है, ये फोटो करंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो 10 वोल्ट पे लेट्स से फोटो करंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। फिर इंक्रीज किया पोटेंशियल को 20 वोल्ट करवाया, तो इस केस में क्या हुआ, 20 वोल्ट पे आपने देखा कि और इलेक्ट्रॉन्स मूव किया 20 लेट्स से, तो यहाँ पे कितना रह जाएंगे, 40। फिर आपने इंक्रीज किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, तो यहाँ पे कितना रह जाएंगे, 20। तो बेसिकली जब अपने वोल्टेज को इंक्रीज किया तब क्या मिल रहा है आपको, करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मिल रहा है आपको। ठीक है, अभी फिर अपने वोल्टेज को इंक्रीज करके लेट्स से 40 वोल्ट कर दिया, 30 40 इस तरह से इंक्रीज किया मतलब। सो 40 वोल्ट पे आपने क्या देखा कि सब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स था, सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। सो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया अभी। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गया जब 40 वोल्ट है। सो 40 वोल्ट पे 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो कुछ करंट मिलेंगे, कितना करंट मिला, इतना सा मिला।
तो अभी इन सबको कनेक्ट कर दो। तो अभी ध्यान से देखना, अभी अगर आप वोल्टेज को 50 करोगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या और इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे? आंसर इज नहीं। क्यों? I1 इंटेंसिटी की वजह से 100 फोटोन की वजह से यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन निकला, वही 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक मूव किया, और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मूव क्यों किया? वोल्टेज को इंक्रीज किया। सो अभी वोल्टेज को इंक्रीज करते रहने से अभी भी तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है ही नहीं यहाँ तक मूव करने के लिए, है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए है ही नहीं, बिकॉज ऑफ दैट करंट जो है ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो करंट जीरो हो जाएंगे, जब करंट जीरो मतलब आप बोलोगे कि मैक्सिमम हो जाएंगे इस केस में। ऐसे समझो कि ऐसे जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट मिल रहा है, तो 100 इलेक्ट्रॉन मूव किया तो कुछ करंट मिला इतना सा, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं जाने के लिए, तो कुछ करंट नहीं मिलेंगे। सो यही मैक्सिमम करंट होंगे और इससे ज़्यादा करंट नहीं मिलेंगे। मतलब अभी यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना था वो खत्म, इधर आ गया यहाँ तक सब कुछ, है ना। तो ये जो है ना मैक्सिमम करंट है। सो इसी मैक्सिमम करंट को आप क्या बोलोगे? सैचुरेशन करंट, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। करंट ये जो इंक्रीज हो रहा था, क्यों? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे धीरे धीरे। सो वोल्टेज को जब 40 कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, सब कुछ इधर आ गया, है ना, जितने भी थे इलेक्ट्रॉन्स। तो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या बोलोगे कि फिर फर्दर जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो अभी और इलेक्ट्रॉन्स है नहीं मूव करने के लिए, तो करंट और इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक सही है। तो अभी यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे जमा हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सो आपने क्या किया? इस बार बैटरी को उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। सो आपने इस बार क्या किया? डायरेक्टली कर देते, तो आपने क्या किया कि 10 वोल्ट इसमें दिया, मतलब 10 वोल्ट यहाँ पे पहले यूज किया। तो यहाँ से लेट्स से 50 कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे आ गया, 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बाकी 50 रहेंगे। तो फिर आपने क्या किया? 20 वोल्ट दिया, तो आपने देखा ये 50 भी इधर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन जो था वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया, 100 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब आपने वोल्टेज को उल्टा डायरेक्शन में इंक्रीज किया, पहले 10 फिर 20 किया, है ना। तो बेसिकली 10 जब किया तब कुछ इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस बार इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो करंट इस बार इस डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो उल्टा डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, दैट इज वो इस डायरेक्शन में आप दिखाओगे, ठीक है, उल्टा दिखाने के लिए मतलब। सो अभी क्या हो रहा है? तो जब 10 किया आपने तो करंट की वैल्यू कम हुआ, जब आपने 20 किया वोल्टेज को तो सब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया। सो बेसिकली करंट की वैल्यू क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीच में यहाँ पे मूव करते रहने से करंट मिलेंगे, लेकिन अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे आ गया, तो अभी बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या होंगे? जीरो होंगे। तो बेसिकली जब भी 20 वोल्ट किया तो आपने क्या देखा कि करंट की वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। 20 वोल्ट पे करंट की वैल्यू जीरो, 0 वोल्ट पे करंट की वैल्यू 2, 10 वोल्ट पे करंट की वैल्यू 2.5, 10 वोल्ट पे करंट की वैल्यू इसमें इतना। तो इसको एक्चुअली माइनस में लिखोगे। माइनस क्यों? क्योंकि मतलब दिखाओगे कि ये उल्टा है बैटरी, ठीक है, इसलिए माइनस लिखते हो। सो ये तो हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इंटेंसिटी जो है ना वो इंक्रीज करोगे, यानी पहले 100 फोटोन लिया था, तो इस बार लेट्स से आपने इंटेंसिटी I2 कर दिया कितना? तो 200 फोटॉन्स कर दिया, ठीक है, फोटॉन्स ज़्यादा कर दिया। सो जब आपने 200 फोटॉन्स किया तो उस केस में यहाँ पे 200 फोटॉन्स फॉल करेंगे। सो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? क्या बोलोगे आप? बोलोगे कि यहाँ पे इस बार लेट्स से 200 फोटॉन ने 200 इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाया। सो अभी कुछ इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो कुछ करंट मिलेंगे। करंट कितना मिला? लेट्स से इस बार ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो लेट्स से इनिशियल करंट ज़्यादा मिला, लेट्स से इतना सा मिला 3 एम्पियर लगभग, इतना नहीं मिलेंगे, अभी ऐसे रैंडम कर रहे हैं, तो पहले से थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे ये करंट। अभी पोटेंशियल जीरो है बैटरी के। आपने क्या किया? पोटेंशियल को इंक्रीज किया, यहाँ पे 10 वोल्ट किया, तो आपने देखा कुछ इलेक्ट्रॉन्स 40 इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से या तो 50 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव किया। सो यहाँ पे कितना रहेंगे? 150, है ना, तो यहाँ पे 50 आ गया। फिर आपने क्या किया? यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज किया, 20 किया, तो इस केस में आपने देखा और इलेक्ट्रॉन्स 50 लेट्स से मूव किया, तो यहाँ पे 100 रह गया, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ करंट मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करने से यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होंगे। तो 20 वोल्ट पे करंट कुछ, 30 वोल्ट पे करंट कुछ, 40 वोल्ट पे करंट कुछ। लेकिन एट 40 वोल्ट पे क्या हुआ? आपने क्या देखा कि 40 वोल्ट जब कर दिया तो आपने देखा कि यहाँ पे जितना भी 200 इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे है ही नहीं। और तो 40 वोल्ट में इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए इस जगह पे,
इस डायरेक्शन में मूव किया। तो बेसिकली यहाँ पे मूव करवाने के लिए और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बिकॉज ऑफ दैट अभी अगर आप इंक्रीज करोगे वोल्टेज को तो आपको करंट इंक्रीज नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी इस बार सैचुरेशन करंट मिला। ये जो करंट है ना, सो ये है मैक्सिमम करंट। सो इसी मैक्सिमम करंट को इस बार क्या बोलोगे, सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जब इंक्रीज किया तो सैचुरेशन करंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे आ गया है ना, 200 इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे आ गया। तो अभी क्या किया आपने, बैटरी को उल्टा किया। तो अभी पहले लेट्स से आपने डायरेक्टली कर दिया 20 वोल्ट, ठीक है। सो 20 वोल्ट कर दिया, सो यहाँ पे 20 वोल्ट किया। सो आपने क्या देखा, ये जो 200 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मूव किया। 20 वोल्ट जब किया 200 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें डायरेक्टली। सो 200 इलेक्ट्रॉन्स जो आ गए इसमें डायरेक्टली, सो आप क्या बोलोगे कि करंट की वैल्यू आने के बाद जब आते रहेंगे तो करंट की वैल्यू कुछ मिलेंगे, लेकिन जब आके ख़त्म होंगे तो करंट की वैल्यू क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बेसिकली 20 वोल्ट करने पर करंट की वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। जो -20 करने पर मतलब उल्टा डायरेक्शन में 20 करने पर करंट की वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है इस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, इसी पोटेंशियल को आप बोलोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इस पोटेंशियल ने क्या किया, करंट को स्टॉप कर दिया, ओके। या तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है उसको स्टॉप कर दिया। तो दैट इज वे इस पोटेंशियल को क्या बोलोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अपनी इनिशियल पोजीशन जहाँ से निकला था उसी के पास लेके रख दिया। मतलब क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, इतना सा पोटेंशियल मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बैक अपनी जगह पे आए। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो करंट की वैल्यू जब जीरो होंगे तो अब बोलोगे कि करंट को स्टॉप कर दिया। किसने स्टॉप किया, इस 20 वोल्ट पोटेंशियल ने। सो अब बोलोगे इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो सिमिलरली जब आप इंटेंसिटी को I3 करोगे लेट्स से, तो I3 मतलब लेट्स से कितना है, 300 रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होंगे, तो 300 प्रोटॉन मतलब 300 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे लेट्स से। तो आपने क्या किया, पहले देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव किया, लेट्स से 50-60 इलेक्ट्रॉन्स मूव किया, तो कुछ करंट मिलेंगे, कितना, इतना सा मिला 0 वोल्ट पे, है ना। तो फिर आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। लेट्स से यहाँ पे कुछ आया इलेक्ट्रॉन 100, तो यहाँ पे कितना रहेंगे, 200 रहेंगे। सो यहाँ पे लेट्स से और 50 आ गया, पोटेंशियल को इंक्रीज किया, 20 वोल्ट किया, और कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर और करंट इंक्रीज होंगे। तो आपने क्या देखा कि जब 40 वोल्ट किया तो यहाँ पे जितने भी 300 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गया धीरे धीरे करके, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए, यहाँ तक आ गया। तो ये कब है, जब 40 वोल्ट किया तो कुछ करंट इस तरह से इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो ये जो है ना, इसी को आप बोलोगे इंटेंसिटी I1, इसको इंटेंसिटी I2, इसको इंटेंसिटी I3, ठीक है। सो बेसिकली क्या होंगे, करंट इंक्रीज होंगे जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मूव करवाने के लिए और खत्म हो गए, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट करंट की वैल्यू क्या होंगे, इंक्रीज नहीं होंगे वोल्टेज को इंक्रीज करने पर भी। सो आपको जो करंट मिलेंगे अभी, इसी करंट को आप क्या बोलोगे, सैचुरेशन करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग सैचुरेशन करंट मिला। लेकिन क्या देखा, ये जो है ना 300 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गए अभी। फिर आपने बैटरी को उल्टा किया, करने के बाद लेट्स से बैटरी की वोल्टेज 10 किया, 15 किया, 20 किया। तो 20 करने पर क्या देखा, ये 300 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, मतलब बैक वापस अपनी प्लेट पे आ गया। सो ये जो 300 इलेक्ट्रॉन्स अपनी ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स के अंदर नहीं होंगे, सरफेस पे रहेंगे। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उस प्लेट के पास आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, सो करंट की वैल्यू जीरो होंगे। सो ये कब हुआ, ये जो 300 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था, यहाँ तक कब आया, जब आपने 200 अप्लाई किया वोल्टेज उल्टा डायरेक्शन में, 20 अप्लाई किया। सो उल्टा डायरेक्शन में 20 वोल्टेज अप्लाई करने पर आपको क्या मिला, 300 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे ये सब यहाँ तक आ गया, मतलब करंट की वैल्यू जीरो मिला। तो 20 पे करंट की वैल्यू जीरो, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। सो आपने क्या देखा फाइनली यहाँ पे कि सब में, तीनों की केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। क्वेश्चन इज क्यों सेम है, ठीक है। सो इसको भी समझ लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। आपने क्या किया, पहले ये है डिब्बा, लेट्स से वही है, 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये है सिचुएशन, इसे समझो भी रफ, ठीक है। तो अभी देखो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट फॉल करेंगे, लाइट फॉल करेंगे, लाइट फॉल करेंगे, लाइट फॉल करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तब ऐसे समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग क्यों है,
कि पहले जब अपने इंटेंसिटी कुछ यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी I1 रखा, लेकिन इस लाइट की एनर्जी भी होंगे ना, सो इस एनर्जी को लेट्स से आपने कह दिया 50 जूल। यहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी I2 रखा, इसमें लेकिन एनर्जी की वैल्यू कितना है, सेम ही रखा 50 जूल। इसमें इंटेंसिटी I3 है, इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी, लेकिन इस लाइट की एनर्जी क्या बोलोगे आप, 50 जूल ही बोलोगे। सो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, सेम इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है लेट्स से ये कितना है 30 जूल, है ना, इस तरह से आपने कंसीडर किया। सो यहाँ पे भी ये जो है ना इस प्लेट की थ्रेशोल्ड एनर्जी ये भी कितना है, इसमें भी 30 जूल ही होंगे। सो यहाँ पे भी ई नॉट की वैल्यू कितना होंगे, 30 जूल ही होंगे, ठीक है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन सेम प्लेट है ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम होंगे, अलग अलग प्लेट होने से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सेम प्लेट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये जो लाइट है लाइट की इंटेंसिटी चेंज किया इंक्रीज किया लेकिन एनर्जी सेम है, ठीक है, इसमें एनर्जी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, आप ऐसा कह सकते हो। तो अभी देखो जो इक्वेशन है वो क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो टोटल एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे एंड काइनेटिक एनर्जी पे ट्रांसफर होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है ना। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखोगे, E माइनस ई नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना होंगे, E मतलब 50, ई नॉट मतलब 30, तो आप बोलोगे 20 इज द काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, 20 जूल ही होंगे ना। सो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, 20 जूल ही होंगे। सो तीनों बार जहाँ पे इंटेंसिटी आपने इंक्रीज किया लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है तीनों के केस में कितना है, सेम है। तो अब ऐसे समझो इस सिचुएशन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ तक आ गया, सो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कितना, 20 जूल। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन की, 20 जूल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। सो आपको क्या करना हुआ कि यहाँ पे ये जो बैटरी है इस बैटरी की उल्टा इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सो ये जो बैटरी है इस तरह से है। सो बैटरी की जब ये वोल्टेज ये पॉजिटिव है ना, सो इसको जब आपने 20 किया, 20 वोल्ट किया, 20 वोल्ट किया, तो आपने क्या देखा, ये सब जो इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है वो सब इधर आ गया, मतलब करंट की वैल्यू 0 हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट इस एक्चुअली क्या है, इस पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया तो करंट 0 हुआ, तो इसी पोटेंशियल को आप बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लेट्स से 20 वोल्ट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कितना है, सेम ही है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, 20 जूल। सो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वापस लाने के लिए, करंट की 0 करवाने के लिए, तो यहाँ पे इस बार पोटेंशियल कितना देना होगा, इस बैटरी की पोटेंशियल कितना होना होगा, तो सेम ही होना होगा क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिपेंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे। ओके, दिस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सबको बैक वापस लाने में सेम पोटेंशियल एनर्जी या तो सेम पोटेंशियल की जरूरत है, यानी आप बोलोगे सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियली जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज किया लेकिन एनर्जी को इंक्रीज नहीं किया। एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे तो इसको वापस लाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वापस लाने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम देना पड़ेगा, तो दैट इज वे सेम, है ना। तो अभी नेक्स्ट जो है ग्राफ, उसमें आपको क्या देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होंगे, क्यों कैसे उसको भी देखेंगे। तो इसके लिए इसको मिटाना होगा, ठीक है। यह तो आ गया समझ में, ओके कर सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन होंगे और इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज 0, ऐसे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। सो अभी नेक्स्ट जो है ना इसको देखना है, विच इज ये है IPH, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आसान है, कर सकते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कर सकते हैं। ऐसे समझो सिंपल क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे समझो वही सेटअप कि एक डिब्बा है यहाँ पे, मतलब वैक्यूम ट्यूब है ना, तो यहाँ पे एक बैटरी है। तो यहाँ पे भी और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें भी वही रिवर्स करना होगा ना डायरेक्शन को बैटरी की। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव
ये नेगेटिव, और यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, इस तरह से। तो अभी देखो यहाँ पे ऑब्वियसली लाइट फॉल करवाओगे। सो ये जो लाइट है, पहले पहले जो लाइट फॉल करवाया आपने, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ν1 है, लेट्स से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ν1 है। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेंगे उसको चेक करना है। तो ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, दिस इज पोटेंशियल, और यहाँ पे दिस इज 1 एम्पियर करंट, लेट्स से दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर एंड दिस इज 4 एम्पियर। एग्जाम में वैल्यूज नहीं लिखना, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब गलत वैल्यूज है ना। अभी हम लोग समझने के लिए वैल्यूज लिख रहे हैं, तो एग्जाम में सिंपल ड्रॉ करना है। तो अभी देखो ये जो लाइन है ना, पोटेंशियल की लाइन, इसमें आप लिख सकते हो कि ये 0 वोल्ट है, दिस इज 10 वोल्ट, लेट्स से दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 30 वोल्ट, दिस इज 40 वोल्ट, अपने ऐसा कह दिया। और यहाँ पे ये -10 वोल्ट, माइनस क्यों, क्योंकि रिवर्स किया डायरेक्शन के, -20 वोल्ट, यहाँ पे लेट्स से दिस इज -30 वोल्ट। यहाँ पे देखना क्या होंगे। तो पहले जब फ्रीक्वेंसी आपने कुछ रखा, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो होंगे ना एनर्जी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपको मालूम है E = H न्यू प्लैंक ने कहा था, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी होना मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होंगे, क्योंकि H तो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे इसका जो एनर्जी है, जब फ्रीक्वेंसी ν1 है, एनर्जी को आपने लेट्स से कह दिया, कितना कहोगे, 50 जूल, ठीक है, 50 जूल कह देते हैं एनर्जी। पहले पहले एनर्जी 50 जूल है, जब फ्रीक्वेंसी कितना है, ν1 है। ओके, कुछ है फ्रीक्वेंसी। सो अभी देखो जब लाइट फॉल करेंगे, ऑब्वियसली इस लाइट की कुछ इंटेंसिटी भी रखोगे, तो इंटेंसिटी को एडजस्ट करते रहोगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंटेंसिटी को एडजस्ट करते रहोगे सच दैट सैचुरेशन करंट सेम मिले। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिया, वी आर एडजस्टिंग इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या लिखोगे, नहीं लिखने से भी होगा, अभी मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ, एडजस्ट द इंटेंसिटी। ओके, इस तरह से लिख सकते हो, बुक में मिल सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी को एडजस्ट करेंगे इस तरह से, सच दैट हमें सेम सैचुरेशन करंट मिले, सेम सैचुरेशन करंट मिले, है ना, मिले, सेम से लिख देना अच्छे से, ठीक है। एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द इंटेंसिटी सच दैट वी गेट सेम सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो यही है मतलब, अदरवाइज क्या होंगे, सैचुरेशन करंट सेम नहीं होंगे तो ग्राफ उल्टा उल्टा हो जाएंगे, है ना। तो अभी ध्यान से देखना, तो इस केस में जब यहाँ पे फॉल करवाए कुछ, इसका इंटेंसिटी भी होंगे, तो लेट्स से पहले पहले इंटेंसिटी कुछ रखा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 100 निकला, ठीक है। तो 100 इलेक्ट्रॉन निकला, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे इनिशियली, वो मूव करेंगे, तो कुछ करंट मिलेंगे, तो फोटो करंट मिला। तो कितना मिला, लेट्स से 2 एम्पियर की फोटो करंट मिला। फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल को इंक्रीज किया, 10 वोल्ट किया, 20 वोल्ट किया, 30 वोल्ट किया, 40 वोल्ट किया, इंक्रीज किया मतलब पोटेंशियल को, ठीक है। सो आपने देखा जब 10 वोल्ट किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स 100 था, सो 100 में से लेट्स से 20 इधर गया, यहाँ पे कितना रहेंगे, 80 रहेंगे, है ना। फिर आपने क्या किया, फिर आपने पोटेंशियल को 20 किया, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, 80 में से और 20 गया, यहाँ पे 60 रहेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे कम हो रहे, इसमें जा रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब क्या बोलोगे कि ये जो फोटो करंट है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। सो 10 पे फोटो करंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 20 पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 30 पे और थोड़ा सा इंक्रीज, 40 जब करोगे पोटेंशियल, तो इस केस में यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो फिर 40 के बाद जब आप इंक्रीज करोगे तो आपको कुछ करंट नहीं मिलेंगे और, ठीक है। यानी ये जो है ना करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सैचुरेटेड हो गया, इससे ज़्यादा अभी नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने थे, वोल्टेज को इंक्रीज करवाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं और मूव करने के लिए। तो आपने अभी अगर इसको 50 वोल्ट करोगे, 60 करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं आने के लिए, तो करंट भी और नहीं इंक्रीज होंगे, है ना। तो ये जो करंट मिला आपको, इसी को क्या बोलोगे, सैचुरेशन करंट। तो करंट अभी इंक्रीज नहीं होंगे, दिस इज द सैचुरेशन करंट। ओके, मुझे बोलना आप लोग आए कि नहीं समझने, है ना, अच्छे से हम लोग सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, तो बोलना। तो बेसिकली ये क्या है, एक सैचुरेशन करंट मिला। अभी क्या करोगे, बैटरी को उल्टा करोगे, है ना। तो बैटरी को जब उल्टा करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ तक आके यहाँ पे जमा हो गए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, आके इस जगह पे जमा हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। सो आपने अभी क्या किया ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, आपने अभी क्या किया, यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज को 0 से 10 कर दिया, 10 वोल्ट, फिर 20 किया, मतलब यहाँ पे लेट्स से 20 वोल्ट कर दे। तो इसमें उस केस में 10 पे ही देखा, सपोज 3 बार लेना होगा, है ना, तो इसको 10 ही रखते हैं। सो जब अपने इसका वोल्टेज को 10 वोल्ट कर दे, तो आपने देखिए ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है ना, डायरेक्टली इधर आ गया, सपोज पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स,
है ना, 100 इलेक्ट्रॉन्स। जब आते रहेंगे एक एक करके तो इस केस में करंट मिलेंगे, लेकिन जब आके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, मतलब आना खत्म हो गया, तो इस केस में क्या होंगे, करंट की वैल्यू 0 होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब भी 10 वोल्ट होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होंगे, 0 होंगे। 10 वोल्ट पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0, तो इस तरह से कर दो। ठीक है, इस तरह से लिखा। फिर आपने क्या देखा, जब अपने ये जो है ना फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू2 किया, यानी इसका एनर्जी इंक्रीज होंगे अभी। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से एनर्जी भी इंक्रीज होंगे। सो एनर्जी लेट्स से 100 जूल हो गया। ठीक है, एनर्जी 100 जूल हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया। सो अभी जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी भी थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, यानी इंक्रीज करोगे सच दैट यहाँ पे पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, सो इंटेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी को अभी अगर सपोज अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो उस केस में क्या करोगे, इंटेंसिटी ज़्यादा करोगे। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे लेट्स से 200 इलेक्ट्रॉन्स निकला। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जिसका हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होंगे तो वो मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट कुछ करंट मिलेंगे, वही करंट लेट्स से कुछ है इतना सा। फिर आपने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया 10, 20, 30, तो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किया, फिर 20, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो एट सम पॉइंट क्या होंगे, जब 40 होंगे लेट्स से पोटेंशियल, तो उस केस में आपने क्या देखा कि सब इलेक्ट्रॉन जो 200 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था ना, वो सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जमा हो गए। ठीक है, जब 40 वोल्टेज हुआ, थोड़े थोड़े करके होंगे, तो 10 पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गया तो थोड़ा सा करंट इंक्रीज हुआ, सो करंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर 20 पे थोड़ा सा करंट, इस तरह से 30 पे, तो आपको इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, सो इस ग्राफ में आपने इस तरह से इंटेंसिटी को एडजस्ट किया कि दोनों केस में सेम सेम आपको सैचुरेशन करंट मिले। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट किया, है ना। अभी देखो ये जो क्योंकि अलग अलग सैचुरेशन करंट मिलने से फिर स्टडी करने में और कॉम्प्लिकेशन होंगे, है ना, अभी इसलिए इस तरह से रखा हमने। तो अभी देखो ये जो है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, अभी यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो यहाँ पे 200 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो आप अभी क्या करोगे, बैटरी की वोल्टेज को उल्टा डायरेक्शन में मतलब इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे लेट्स से आपने क्या किया, इस बार 20 वोल्ट कर दिया, तो आपने क्या देखा, 20 वोल्ट पे ये जो 200 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, सो ये 20 वोल्ट पे 200 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली जब आते रहेंगे तो करंट मिलेंगे, जब आना खत्म होंगे तो इस केस में करंट की वैल्यू 0 होंगे। तो 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया कब, जब 20 वोल्ट इंक्रीज किया, जब आपने उल्टा डायरेक्शन में बैटरी को उल्टा कर दिया। सो जब बैटरी को उल्टा करके 20 किया तो आपको मिला करंट की वैल्यू 0, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे सब कुछ यहाँ पे आ गया, तो करंट की वैल्यू 0 हो गया। सो करंट की वैल्यू 0 मतलब ऐसे ड्रॉ करोगे, कब हुआ, 20 पे। फिर आपने क्या किया, इस बार ये जो है ना इन फ्रीक्वेंसी, इसको आपने क्या किया, इस बार और इंक्रीज किया, न्यू3 कर दिया। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना मतलब एनर्जी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो लेट्स से एनर्जी 150 जूल हो गया, इंक्रीज हुआ ना एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अभी क्या होंगे, इस तरह से यहाँ पे भी इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे सच दैट यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले पहले से। सो पहले 200 निकल रहा था, अभी लेट्स से 300 इलेक्ट्रॉन निकला। तो कब निकलेंगे, इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। ठीक है, इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकला। तो अभी देखो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होंगे वो सब तो मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट करंट मिलेंगे जब भी, इवन द पोटेंशियल इज 0, कुछ करंट मिलेंगे, उसी करंट को आपने इतना सा कह दिया। ठीक है, इतना सा करंट। अभी आप क्या करोगे, 10 वोल्ट करोगे, तो यहाँ से लेट्स से 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया 10 वोल्ट पे, तो कुछ करंट मिलेंगे, उसको आपने थोड़ा सा इतना सा कह दिया। फिर 20 वोल्ट किया, तो उस केस में क्या हुआ, और 50 इलेक्ट्रॉन्स आया लेट्स से, तो यहाँ पे कितना होंगे, 200 रहेंगे। तो फिर और इंक्रीज किया, फिर क्या होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स से जब 40 वोल्ट किया आपने, तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे 300, वो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहाँ तक आ गया, मतलब इस टर्मिनल तक आ गया। तो यहाँ पे है ही नहीं अभी। सो अभी क्या होंगे, सैचुरेशन पॉइंट। तो बेसिकली इस तरह से ग्राफ मिलेंगे आपको, सैचुरेशन पॉइंट सेम रखोगे, मतलब एडजस्ट करके इंटेंसिटी को। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब 40 वोल्टेज किया आपने, सब कुछ इलेक्ट्रॉन जो जितने भी यहाँ पे थे वो सब यहाँ तक मूव हुआ। और फिर जब आप 50 वोल्ट करोगे, इंक्रीज करोगे, तो उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आने के लिए इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब कुछ तो आ ही गया। तो बिकॉज ऑफ दैट करंट भी इंक्रीज नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और आते रहते तो करंट और इंक्रीज होता। सो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आने के लिए, तो यहाँ पे करंट अभी इंक्रीज नहीं हो सकता, यानी इतना ही होंगे मैक्सिमम करंट। तो बेसिकली इसी को आप बोलोगे सैचुरेशन करंट। तो अभी सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे आ गया कि ये है ना 300 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सो अभी आपने क्या किया,
इस केस में आपने देखा कि जब आपने 30 वोल्ट अप्लाई किया तो आपने देखा कि ये जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है 300 वो सब यहाँ तक आ गया। लेट्स से धीरे धीरे करके आएंगे लेकिन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक आ गया। आना मतलब आना जब खत्म होंगे तो करंट कितना होंगे, 0 होंगे। तो ये 0 कब हुआ करंट, जब आपने वोल्टेज को 30 के उल्टा डायरेक्शन में बैटरी को उल्टा करने के बाद। सो बैटरी को उल्टा करना मतलब नेगेटिव में लिखोगे। सो बैटरी की वोल्टेज को 30 करने के बाद आपको क्या मिला, करंट की वैल्यू 0, तो करंट 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, इस पोटेंशियल ने क्या किया, इस पोटेंशियल ने स्टॉप करवाया करंट को, तो दैट इज वाई इसी को बोलेगा आप स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन इसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये अलग है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग मिल रहा है। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें भी अलग मिल रहा है। आंसर इस क्वेश्चन इज ऐसा क्यों अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहे हैं, उसे देखना है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से 3 सेटअप बना लो, है ना। फिर यहाँ पे भी ऐसे समझने के लिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहाँ पे प्लेट है, तो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, समझो, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये सेटअप, तो बैटरी यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करोगे, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड में होंगे, इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ किया। अभी ध्यान से देखना, जब अपने यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 रखा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 2 रखा, इंक्रीज कर रहे हो ना फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 3 रखा। सो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो लेट्स से 100 है, या तो कितना कंसीडर का है 50 जूल। यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो एनर्जी इंक्रीज होंगे, लेट्स से 100 हो गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो यहाँ पे भी एनर्जी इंक्रीज होंगे, एनर्जी कितना हो गया, लेट्स से 150 जूल हो गया। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो है ना, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। सो इस इलेक्ट्रॉन की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है E0, उसकी वैल्यू लेट्स से आपने क्या किया 30 रखा। सो इसमें भी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है इस इलेक्ट्रॉन की, सेम ही होंगे क्योंकि सेम सरफेस, सेम मेटल, सेम इलेक्ट्रॉन। सो अब बोलोगे इसमें भी इस इलेक्ट्रॉन की लेट्स से 30 है और इसमें भी इस इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी 30 है। तो ये मुझे बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, सो इसके काइनेटिक एनर्जी होंगे। सो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E0 लिखोगे, है ना। सो यहाँ पे E माइनस E0, 50 माइनस 30 इज 20, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। सो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं इसके काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, इसके काइनेटिक एनर्जी होंगे 100 माइनस 30 70 जूल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके काइनेटिक एनर्जी कितना होंगे, 150 माइनस 30 120 जूल लिखोगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहे है जब अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होंगे। यानी यहाँ पे आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, अभी इसको नोट करते जाना, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक आ गया, इसका काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है। सो इसको बैक वापस लेके जाने के लिए, है ना, इस प्लेट तक लेके जाने के लिए आपको कुछ पोटेंशियल देना होगा। कितना, लेट्स से यहाँ पे 20 वोल्ट पोटेंशियल दे, तो ये बैक आ गया। सो ये पॉजिटिव 20 होंगे ना, सो पॉजिटिव खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को। सो ये 20 वोल्ट देने के बाद बैक आ गया इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट की फ्लो को स्टॉप करवाया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 20 हो गया। सो इसमें क्या होंगे, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बैक वापस इस प्लेट तक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बार इस पोटेंशियल, ये जो बैटरी की पोटेंशियल है ये ज़्यादा देना होगा। लेट्स से आपने 30 दे दिया, 30 देने के बाद देखा इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस लाना है इस जगह पे, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो इसमें बैटरी की पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा देना होगा, तभी इसको वापस ले आ पाओगे। सो लेट्स से इसका पोटेंशियल को आपने 40 जूल कर दिया, या तो इसको 10 जूल किया, ऐसे ही कंसिडर किया, इसको 20, इसको 30 जूल कर दिया सपोज, ठीक है। जूल नहीं, फॉल्ट होंगे। सो पोटेंशियल को यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा करना होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। सो वापस लाने के लिए, यानी करंट को जीरो करने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से, मतलब क्या है ऐसे लिखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस इनिशियल प्लेट पे लेके आने के लिए
क्या करना होगा, यू हैव टू अप्लाई मोर पोटेंशियल यानी मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, कर सकते हो, इजी है। तो यही है रीज़न कि मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों इंक्रीज होता है। तो यह है न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के लिए, यह है न्यू 2 के लिए, यह है न्यू 3 के लिए। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होंगे, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे। इतना सा लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे फुल, ओके, इजी कर सकते हो। सो अभी जो है ना, ये तो हमने देख लिया, अभी लॉज को देख लेते हैं, जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। अभी तो ज़्यादा है नहीं कुछ, तो अभी क्या देखना है हमें, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ओके। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज, राइट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी होंगे ना, इंटेंसिटी ये इंक्रीज जब होंगे, इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे तो उस केस में जो फोटो करंट है ना वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड लॉ क्या कहते हैं, ये है फर्स्ट लॉ। सो सेकंड लॉ क्या कहता है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक अच्छे से लिखना, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना ही होगा, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होना ही होगा, सो उससे कम होने से क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होंगे, ओके। फिर नंबर 3 रूल क्या लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ये है ना बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे समझो कि ये है सरफेस, कुछ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसका एनर्जी कितना है, लेट्स से 20 जूल है ना, कुछ है। एनर्जी को आप क्या कह सकते हो, एच न्यू कह सकते हो, है ना, एनर्जी मतलब एच न्यू। सो इसका जो एनर्जी है इसको आपने बोल दिया सपोज एच न्यू नॉट, और यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी होंगे, है ना। सो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली ई मतलब एच न्यू, और यहाँ पे ई नॉट मतलब एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसका फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू या तो इस एनर्जी की वैल्यू ई नॉट से ज़्यादा होना ही होगा, तभी ये निकलेंगे, और इस न्यू की वैल्यू इस न्यू नॉट से ज़्यादा होना होगा। सो न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज लिख के रखना, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू गेट एमिटेड, ओके। सो मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू गेट एमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से कम होंगे, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो फोटॉन्स होंगे ना, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी अगर कम होंगे तो वो एमिट नहीं कर सकता। फिर जो थर्ड नंबर है दैट इज, अभी भी जो देखा थर्ड नंबर कि फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। क्यों होंगे वो भी देखा अभी भी, है ना, क्योंकि आपको मालूम है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगे तब क्या होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होंगे, काइनेटिक एनर्जी होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होंगे। आप लोग अच्छे से लिख कर रखना। तो नंबर 4 क्या है, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। सो इसका मीनिंग क्या है, नो टाइम लैग को आप बोल सकते हो कि और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस लिख देना, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब तुरंत होंगे, ठीक है, टाइम की डिले नहीं होंगे। सो ऐसा नहीं कि मतलब ये है एक कुछ मेटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से कौन आ रहा है, कुछ आ रहे हैं, लाइट रेज आ रहा है, तो लाइट रेज आके यहाँ पे इसको कोलाइड किया, उसके बाद चाय वाई पिया, फिर मतलब ये गया इधर इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होंगे, मतलब कुछ टाइम, एक सेकंड भी, एक पल भी डिले नहीं होंगे। तो बेसिकली जितना भी लाइट रे आएंगे यहाँ पे और इसका कुछ एनर्जी होंगे, जितना भी एनर्जी है उस एनर्जी को तुरंत इसको सप्लाई करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्शन लेंगे, यानी वो निकल के भागेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एनर्जी यहाँ पे तुरंत सप्लाई होंगे। इसी चीज़ को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, देखेंगे हम। तो ये था थर्ड लॉ, और इसी लॉ को, इन्हीं लॉज को एक्सप्लेन करना है अभी, है ना, विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी। लेकिन क्लासिकल थ्योरी फेल हो गया, एक्सप्लेन कर नहीं पाए, क्यों हुआ उसको देखना है। और अभी फिर क्या देखना है कि आइंस्टाइन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया इन लॉज को, कि इसे एक्सप्लेन किया, उसको भी देखेंगे, है ना। तो पहले जो फेलियर है उसको देख लेते हैं, है ना। फेलियर ऑफ नंबर 4 पॉइंट, दैट इज फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो फेलियर को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि जो लाइट होता है ना, ऐसे समझो कि लाइट इज मेड ऑफ, ओके,
ये जो क्लासिकल थ्योरी ना, फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, लाइट इज मेड ऑफ, अच्छे से लिखना, लाइट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, और ये जो एनर्जी होंगे ना, जो एनर्जी है, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड 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 ओवर द होल वेव, लिख देना, पूरा का पूरा जो वेव है उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना, ओवर द होल वेव, कॉन्टिन्यूसली लिख देना, कॉन्टिन्यूसली, सो कॉन्टिन्यूसली, सो ओवर द होल वेव कॉन्टिन्यूसली, जस्ट लाइक रिफिल पे जो इंक होता है कॉन्टिन्यूसली, इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उसमें। अभी देखो, सो क्लासिकल थ्योरी को, यानी जो पहला क्वेश्चन है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होते हैं, क्यों होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इंटेंसिटी जब अच्छे से लिखना है, ठीक है, इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो इंक्रीज क्यों होंगे, ये है क्वेश्चन। तो क्लासिकल थ्योरी को बोला एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने, मतलब क्लासिकल थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया कि यानी उस समय पे जो फिजिक्स था वही क्लासिकल थ्योरी, उस अभी तो फिजिक्स बहुत डेवलप है ना, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स है अभी फिजिक्स में, वो चीज़ें चल रहा था 18th सेंचुरी में, यानी 1887 1900 के बीच में। तो बेसिकली उस समय पे उतना फिजिक्स डेवलप भी नहीं हुआ था, तो जो फिजिक्स की थ्योरी था उस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, कैसे किया कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे, कैसे किया, जब इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे तो जो लाइट की वेव है, वेव की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट की जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर एनर्जी इंक्रीज होंगे, एक सरफेस है, इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे लाइट वेव फॉल कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सो एनर्जी इंक्रीज होने से सो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये क्लासिकल थ्योरी ने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, बट यहाँ पे फेलियर हो गया ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, बट इन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जब भी एनर्जी को इंक्रीज किया और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं किया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहा था। तो इन्होंने, मतलब क्लासिकल थ्योरी ने क्या कहा कि इंटेंसिटी इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहा था, कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देना पड़ा, उसके बाद ही निकल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना क्लासिकल थ्योरी फेल हो गया, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कह रहा था कि इंटेंसिटी इंक्रीज होने से ये इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा एमिट होंगे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया, बट इन एक्सपेरिमेंट क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं हो रहा था, एमिट नहीं हो रहा था, ठीक है। सो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, नहीं हो रहा था एक्सपेरिमेंट पे, बिकॉज ऑफ दैट क्या किया, आपने बोला कि ये फेलियर हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस कॉन्सेप्ट को। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाई वी नीड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, या तो आप बोल सकते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि इज इक्वल टू एच न्यू, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए वो पूछा क्लासिकल थ्योरी को। सो क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी नाम के कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने से भी होगा, ऐसा बोला। इन ए सेंस क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को आउट करने के लिए एनर्जी ही काफ़ी है, उसको अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दो, है ना, इफ वी सप्लाई, क्या कहा कि इफ वी सप्लाई सफिशिएंट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन then it will get emitted, ओके। सो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी ने फ्रीक्वेंसी की कुछ लेन देन है ही नहीं, ऐसा बोला, ठीक है। सो मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो है ना एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। सो ये जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ये डिपेंड नहीं कर रहे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट
डिपेंड, ये किसने कहा? क्लासिकल थ्योरी ने कहा, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ऐसा कह दिया। या तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ऐसा बोल दिया क्लासिकल थ्योरी ने। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका एक फ्रीक्वेंसी होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेट्स से 5 हर्ट्ज। तो अगर अपने इसको कुछ फ्रीक्वेंसी दे दिया लेट्स से 3 हर्ट्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सो जब 5 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तभी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है ना। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब भी आप 5 हर्ट्ज से ज़्यादा ये जो फ्रीक्वेंसी दोगे, 5 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। या तो 5 हर्ट्ज दोगे तो जस्ट आउट होंगे, बाहर इजेक्ट आउट होंगे। सो उससे ज़्यादा दोगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव भी करेंगे, है ना। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब अपने यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था। सो बेसिकली यहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी देना होगा इस इलेक्ट्रॉन को ताकि ये निकल पाए। सो एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट हुआ। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी की कुछ बात है ही नहीं, ऐसा बोल दिया था, ठीक है। सो क्लासिकल थ्योरी ने कहा कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन जो आउट होंगे, उसी घटना को क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इसमें फ्रीक्वेंसी की कुछ रोल है ही नहीं, ऐसा बोल दिया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया कि फ्रीक्वेंसी की एक इंपॉर्टेंट रोल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। सो इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर क्या है कि ये जो है ना फ्रीक्वेंसी एंड ये, इसको एक्सप्लेन तो कर लिया हमने, लेकिन ये जो है नो टाइम लेग, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए किसको मिटा है? तो इसको थोड़ा सा मिटा दे, है ना। सो फेलियर देख रहे। नंबर 3 पॉइंट, ये तो सेकंड हो गया ना। तो अभी नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा, दैट इज व्हाई नो टाइम लेग। तो टाइम लेग क्यों नहीं होता? व्हाई नो टाइम लेग? टाइम लेग या तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्यों है ना, मतलब तुरंत ही क्यों वे एक्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद एनर्जी। सो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ओके। या तो टाइम लेग क्यों नहीं होता? टाइम लेग मतलब डिले क्यों नहीं होता? तो अभी देखो, इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, है ना। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, जब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल है। सो यहाँ पे लाइट फॉल किया, है ना, यहाँ पे लाइट फॉल किया। सो ये जो लाइट है, लाइट आ रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे कि लाइट की वेव आ रहे हैं, ठीक है। सो लाइट की क्या आ रहे हैं? वेव आ रहे हैं। सो लाइट की जो एनर्जी होंगे, इस लाइट की वेव की जो एनर्जी है, लेट्स से 10 जूल एनर्जी है। सो ये जो 10 जूल एनर्जी है, इस वेव पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कॉन्टिन्यूसली, पूरा का पूरा वेव पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एनर्जी, है ना। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ये 10 जूल फॉल किया। सो इलेक्ट्रॉन को लेट्स से कुछ चाहिए एनर्जी 5 जूल, उसको मिलने के बाद ये निकल जाएंगे बाहर, तो इसको आप 10 जूल दे रहे हो। तो या तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, लेट्स से इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी चाहिए आप उतना दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, कि ये जो है ना वेव क्लासिकल थ्योरी की अकॉर्डिंग लाइट इज वेव, तो लाइट मतलब वेव आ रहे हैं। तो उस वेव की जो एनर्जी है कितना? 10 जूल, मतलब इस वेव पे पूरा का पूरा वेव पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे 10 जूल। सो इस इलेक्ट्रॉन पे ये वेव आके फॉल करना, मतलब 10 जूल आके फॉल किया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी को एक साथ ले नहीं सकता, कलेक्ट नहीं कर सकते एक साथ। क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके, इन ए सेंस थोड़ा सा इधर से कलेक्ट किया, इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा। तो मतलब एक्चुअली ऐसे समझो कि ये जो है ना वेव, पूरा का पूरा वेव पे एनर्जी है। सो यहाँ से 1 जूल पूरा का पूरा वेव से थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी कलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो ऐसे कलेक्ट किया पूरा का पूरा वेव से एनर्जी, उस कलेक्शन की प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम गया होंगे, मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगा होंगे ना, ऑल्दो नेग्लिजिबल टाइम, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा होंगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइम लगा, जो भी हो, मतलब नेग्लिजिबल टाइम हो लेकिन टाइम लगा, क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एट वंस 10 जूल एनर्जी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना 10 जूल पूरा का पूरा वेव पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इलेक्ट्रॉन उन सब एनर्जी को कलेक्ट करने में कुछ टाइम लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली टाइम लग रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि हमने यहाँ पे वेव कंसिडर किया और वेव पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्लासिकल थ्योरी ये कहता है ना। तो बेसिकली एनर्जी को कलेक्ट करने में टाइम लगेंगे। सो ये जो क्लासिकल थ्योरी है ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि मतलब टाइम लेग क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली आइडिया ये है कि ये जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, सो इसमें कुछ लाइट आ रहे हैं, सो लाइट की एनर्जी 10 जूल है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि ये जो 10 जूल एनर्जी इंस्टेंटली इसको मिल जाता है,
मतलब थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा एनर्जी जो है ना इंस्टेंटली एक साथ मिल जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में ये मिला, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक साथ नहीं मिल सकता, तो बिकॉज ऑफ दैट इसमें टाइम लैग होंगे। सो इट मीन्स ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन को एक साथ एनर्जी मिल रहे, वो हमें फाइंड आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लैग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जो नेक्स्ट है ना आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइंस्टाइन ने आंसर दिया। सो वही है आइंस्टाइन की थ्योरी, उसी को देखना है अभी, ठीक है। ये पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी क्या देखना है हमें, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ऐसे समझो, ये जो है ना आइंस्टाइन थ्योरी इजी है, एकदम इजी है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख देना, ठीक है। सो ये जो आइंस्टाइन्स थ्योरी है, एक्चुअली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स थ्योरी, ओके। सो प्लैंक ने जो थ्योरी दिया था लाइट की, उसी बेसिस पे, उसी के आधार पे ये आइंस्टाइन ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स थ्योरी लिख दो, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स थ्योरी एक्सप्लेन किया, तो प्लैंक्स थ्योरी क्या कहता है कि जो लाइट है, लाइट इज consist ऑफ पार्टिकल्स और फोटॉन्स लिख दो डायरेक्टली, ठीक है, फोटॉन्स, ठीक है। सो ये जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स की एनर्जी कितना होंगे, इज इक्वल टू एच न्यू। तो एक्चुअली आइडिया ऐसे समझो कि एक मेटल है, सपोज मेटल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जब लाइट फॉल करेंगे, ये सब क्या है, यूवी लाइट फॉल कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल टॉर्च लाइट से नहीं होगा, इजेक्ट आउट एमिशन नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, यूवी लाइट फॉल कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, ये जो यूवी लाइट है ना, यूवी लाइट आ रहा है मतलब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूवी लाइट आ रहा है मतलब आप बोलोगे कि फोटॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि प्लैंक ने कहा था लाइट मतलब फोटॉन। सो ये जो फोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स की एनर्जी कितना होंगे, ई इज इक्वल टू एच न्यू। सो यहाँ पे ये सब क्या है, फोटॉन्स है, तो फोटॉन्स आ रहा है, फाइन। अभी देखो, सो फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव किया लेट्स से, और इसके पास जो एनर्जी है चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो उसको आप क्या बोलोगे, एच न्यू डैश बोलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको एच न्यू कहा, इसको एच न्यू नॉट कह दो, ई नॉट को। सो यही जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी को आइंस्टाइन ने क्या कहा था, वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो एनर्जी। सो बेसिकली आप वर्क फंक्शन मतलब बोल सकते हो कि इट इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ओके, ऐसे लिख देना। सो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो इतना सा एनर्जी आपने दे दिया कुछ लेट्स से एनर्जी। सो एनर्जी देने के बाद वो एनर्जी किधर जाएंगे, थोड़ा सा उससे लेट्स से आपने दिया 50 जूल, तो 30 जूल लेट्स से ले लिया इसने, दैट ये बाहर निकल सके। फिर बाकी जो 20 जूल है वो काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो मूव करने लगेंगे विथ 20 जूल एनर्जी। सो बेसिकली इसका अगर एनर्जी ज़्यादा होंगे तो 30 ही रखेंगे ये, बाकी अगर सपोज इसमें 70 है तो इस केस में क्या होंगे, 30 रखेंगे, 40 काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे, ठीक है। सो अभी देखो ये है ना एनर्जी, दिस एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन मिला ना ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको आप डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हो, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट लिखा मिल सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो बेसिकली ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो इक्वेशन मिला ना, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, और यहाँ से आप ई मतलब एच न्यू माइनस ई नॉट मतलब एच न्यू नॉट लिखोगे। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सो ये जो है ना न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलोगे, ओके। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख देना, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये इक्वेशन मिला ना, काइनेटिक एनर्जी एंड किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ठीक है। सो इन्हीं दोनों इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, कर सकते हो। सो अभी आते हैं आइंस्टाइन्स की एक्सप्लेनेशन पे कि आइंस्टाइन को पूछा गया है ना, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाई इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे तब फोटो करंट जो है ना वो क्यों इंक्रीज होता है, वो पूछा आइंस्टाइन को। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जब भी इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये लाइट है, ठीक है। सो लाइट की इंटेंसिटी जब इंक्रीज होंगे, ठीक है, लाइट की जब इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे तो उस केस में क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन जो है ना वो भी इंक्रीज होंगे। तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, सो 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, अच्छे से लिखना। सो ऐसा अगर होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज होंगे, सो इलेक्ट्रॉन एमिट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे क्योंकि ज़्यादा फोटॉन्स रिलीज हुआ। एक फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन को आउट करेंगे, एमिट करेंगे, तो उस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे जब इंटेंसिटी इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होना मतलब इलेक्ट्रॉन जितना एमिट होंगे उतना करंट मिलेंगे, है ना, वही जो डिब्बे में देखा था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा निकलेंगे तो करंट जो होंगे ना, फोटो करंट, वो ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलना मतलब फोटो करंट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, ये एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2 पॉइंट जो आइंस्टाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, दैट क्वेश्चन वाज व्हाई वी नीड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आप कह सकते हो और थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें क्यों चाहिए। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी लिखना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए वो चाहिए को, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए। तो ये क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। तो क्लासिकल थ्योरी ने सीधा कह दिया था कि ये जो है ना एमिशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए फिर, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में तो मिला हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि विदाउट दैट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा था। तो आइंस्टाइन को पूछा कि क्यों चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आइंस्टाइन ने कैसे जवाब दिया। आइंस्टाइन ने बोला कि अगर ना होते तो क्या होता, वो देखो आइंस्टाइन ने ऐसे बोला, ठीक है। सो ना होते तो क्या होता, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो उस केस में आप ऐसे समझो कि लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है, सो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए ई नॉट, लेट्स से 10 जूल। सो आपने क्या किया कि यहाँ पे एनर्जी दे दिया कितना, 5 जूल, ओके, लेट्स से 8 जूल एनर्जी दे दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई माइनस ई नॉट लिखोगे, है ना। सो ई की वैल्यू 8 माइनस ई नॉट की वैल्यू 10, सो आप क्या लिखोगे, -2 जूल। सो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू माइनस में आया। कब आया, जब अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, अब ऐसे समझो कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसको 8 जूल कह दिया। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच न्यू नॉट लिखोगे, इसको 10 जूल कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे आप कंसीडर कर, एच तो कांस्टेंट है। सो अगर न्यू नॉट मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होते तो इस केस में 8 जूल एनर्जी दिया इसमें, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा कि इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। तो आइंस्टाइन ने वही कहा कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है सेटअप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो। सो यहाँ पे जो एनर्जी है ये लेट्स से कितना है, 15 जूल, इसको चाहिए कितना, ई नॉट की वैल्यू कितना है, दैट इज 10 जूल। तो आपने 15 दिया, तो बाकी किधर जाएंगे, तो आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी पे मूव किया बाकी, दैट इज 5 जूल। तो आपको पूछे अगर कि काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना होंगे, तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ई माइनस ई नॉट। तो ई की वैल्यू 15 है, माइनस ई नॉट की वैल्यू कितना है, दैट इज 10। तो आपको काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेंगे, 5 मिलेंगे ना, 5 जूल। तो पॉजिटिव में मिला ना काइनेटिक एनर्जी इसमें, तो मतलब सही है, पॉजिटिव में होना चाहिए एनर्जी। तो जब भी यहाँ पे आप कंसीडर करोगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इस केस में आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस में मिला। सो इट मेक्स सेंस। लेकिन यहाँ पे जब अपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं किया, अपने सोचा कि बिना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो अपने बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ एनर्जी दे दिया, या तो बिलो थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ एनर्जी आपने सप्लाई किया। सो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा
कि इट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ऐसे अगर सिचुएशन होंगे तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आना मतलब एनर्जी नेगेटिव, एनर्जी जीरो मतलब क्या, एनर्जी है ही नहीं। सो नेगेटिव में एनर्जी तो नहीं हो सकता ना। सो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी मीन्स, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मीन्स इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। सो बेसिकली ये सेंसलेस सिचुएशन होंगे अगर फ्रीक्वेंसी से लेस देन होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन होंगे इनिशियल इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो मीनिंगलेस होंगे। तो बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर इंसिडेंट एनर्जी कम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में मिलेंगे, तो ये सेंस नहीं बनाएंगे कुछ। तो बेसिकली हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट चाहिए, उससे कम होने से एमिट नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होने से ही एमिट होंगे। इसी चीज़ को क्लासिकल थियोरी ने कैसे एक्सप्लेन किया था, बोला था सिंपल कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन की एमिशन, लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे। तो आइंस्टाइन को पूछा क्यों हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आइंस्टाइन ने बोला कि मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करोगे तो इस केस में उससे सपोज नीचे की फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट लाइट एंटर करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट नहीं होंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होंगे ना वो नेगेटिव में मिलेंगे। तो नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी मिलना, तो अब क्या बोलोगे कि डजंट मेक एनी सेंस। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना होगा, अदरवाइज नेगेटिव में एनर्जी मिलेंगे, ठीक है, और ये नहीं हो सकता। फिर आइंस्टाइन को पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई टाइम लेग, ठीक है। सो टाइम लेग क्यों होता है या तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्यों होता है, वो पूछा आइंस्टाइन को। सो आइंस्टाइन ने किस तरह से आंसर दिया उसको देखने के लिए इसको मिटा देते हैं, है ना, मिटा सकते हैं। सो व्हाई नो टाइम लेग, सिंपल कह दिया व्हाई नो टाइम लेग, ये है क्वेश्चन, व्हाई नो टाइम लेग, ठीक है, या तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्यों है, आइंस्टाइन को पूछा। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये जो है ना सेटअप, इसमें मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सपोज, सो ये है इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो लाइट फॉल किया ना, लाइट मतलब क्या बोलोगे कि लाइट आ रहा है मतलब आप बोलोगे कि फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइट आ रहा है मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। सो फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होंगे, लेट्स से इस फोटॉन की एनर्जी कितना है, लेट्स से 10 जूल। सो 10 जूल फोटॉन जब आके यहाँ पे हिट करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, ये 10 जूल एनर्जी इंस्टेंटली इसको सप्लाई करेंगे, डिले नहीं करेंगे मतलब, ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल है फोटॉन, ये भी एक पार्टिकल, तो एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल को जब कोलाइड करेंगे एनर्जी को इंस्टेंटली एक से दूसरे पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। सो इस फोटॉन ने इसको कोलाइड किया, सो फोटॉन के पास जितना एनर्जी था वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर हो गया इंस्टेंटली, तो उसमें कुछ समय नहीं लेंगे यानी डिले नहीं होंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये एनर्जी इंस्टेंटली ट्रांसफर हो गया, बिकॉज ऑफ दैट आप कहोगे कि एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, मतलब कुछ डिले नहीं लगेंगे एनर्जी को रिसीव करने में, कलेक्ट करने में। जस्ट लाइक क्लासिकल थ्योरी के केस में वेव से एनर्जी को कलेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि जो एनर्जी होता है ना वेव पे, पूरा का पूरा वेव पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक जगह से वेव की एनर्जी को कलेक्ट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वहाँ पे क्या था, यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से हर जगह से वेव की एनर्जी कलेक्ट किया, तो टाइम लगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो ये है ना फोटॉन, इसमें एनर्जी कितना है, लेट्स से 10 जूल। सो वही 10 जूल एनर्जी तुरंत इसको मिल जाएंगे द मोमेंट इट हिट्स दिस इलेक्ट्रॉन, है ना। जब फोटॉन हिट करेंगे तब पूरा का पूरा एनर्जी इंस्टेंटली सप्लाई होंगे, आइंस्टाइन ने ऐसा कह दिया। तो बेसिकली आइंस्टाइन ने क्या कहा सिंपल भाषा में कि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन और लाइट, है ना, और लाइट इज इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड विदाउट एनी डिले, ओके, विदाउट एनी टाइम लैग बोल सकते हो, ट्रांसफर्ड, instantly transferred to the electron, okay. So energy of photon or light is instantly transferred to the electron बोलोगे, instantly transfer होंगे। at once बोल सकते हो, at once इलेक्ट्रॉन at once एक ही बार में मतलब एनर्जी को सप्लाई करेंगे। at once in lump भी लिखा मिल सकते हैं, ठीक है, in a lump बोल सकते हो, in a lump, lump मतलब एक ही बार में
जितना भी एनर्जी है सब कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे एक ही बार में, मतलब ठीक है। सो दैट इज़ वाई डिले नहीं होता है ना, तो एनर्जी तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत वो एक्शन लेंगे, मतलब वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये था टाइम लेग, इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि टाइम लेग नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। सो अभी हमें लास्ट वो देखना है कि जो मैटर एंड पार्टिकल की वो केस है ना, कि एक्चुअली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। सो जो ये लाइट है, लाइट की दो नेचर है, पार्टिकल एंड वेव नेचर। सिमिलरली डी ब्रॉगली ने क्या सोचा, मतलब डी ब्रॉगली है ना, तो इसको आप डी ब्रॉय प्रोनाउंसिएट करोगे, ठीक है, डी ब्रॉय। सो डी ब्रॉय ने क्या सोचा कि अगर लाइट की पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर हो सकते हैं, तो इसका मतलब मैटर जो है, हम लोग जो मैटर है ना, मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज ए मैटर, तो हम लोग मैटर है। सो मैटर की भी दो नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल तो है ही, हम लोग मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, तो मैटर तो पार्टिकल है ही, लेकिन साथ में उसका एक वेव नेचर भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट क्या है, वेव है, उसका अगर पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो इस केस में जो मैटर है वो तो पार्टिकल है, तो उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। तो ये दिमाग में किसका आया था, मतलब डी ब्रॉय की दिमाग में पहली बार आया था ये चीज़। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा कि मैटर की वेव होना चाहिए। तो लोगों ने पूछा तो कैसे प्रूफ करोगे, तो लोगों ने बोला अगर वेव होंगे, मतलब डी ब्रॉय ने बोला कि अगर वेव होंगे तो उस वेव की वेव लेंथ भी होंगे, तो अगर हम मैटर है, मैटर की वेव है, तो हम लोगों की वेव भी होंगे। सो वेव होने से वेव लेंथ होंगे ना, तो वेव लेंथ की वैल्यू को डिराइव कर दिया था डी ब्रॉय ने, ठीक है, मतलब प्रूफ कर दिया काइंड ऑफ। सो अभी हमें वही प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। तो इसको प्रूफ करने के लिए एकदम आसान है। तो एक्चुअली एक आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपको मालूम है ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो डी ब्रॉय ने ये प्रूफ किया है ना, तो आइंस्टाइन से इक्वेशन की मदद ली। फिर और एक इक्वेशन दिया था प्लैंक ने दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। सो इक्वेशन दिया था प्लैंक ने। सो इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, इन्होंने डी ब्रॉय ने इक्वेट कर दिया। हम लोग अभी ये जो है ना लैम्डा इज इक्वल एच बाई, इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। सो डी ब्रॉय वेव लेंथ कह सकते हो उसे। सो बेसिकली डी ब्रॉय वेव लेंथ डिराइव कर रहे हैं, ये है क्या, दिस इज डी ब्रॉय वेव लेंथ। एग्जाम में अगर पूछे कि डी ब्रॉय वेव लेंथ निकालो तो अब इसको डिराइव करना है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव लेंथ, ठीक है, मतलब मैटर वेव। तो अभी देखो ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या तो डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या मिला, इतना सा मिला, दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपको क्या मिलेंगे, एम सी स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ मालूम है, सिंपल सी फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा लिखोगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एच न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो सी कैंसिल आउट होंगे, सो एच डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी लिखोगे। सो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी लिखोगे। तो अभी देखो ये जो है ना लैम्डा एच, एम सी मतलब एम भी लिख सकते हो, सी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, भी मतलब वेलोसिटी, मतलब स्पीडी अल्टीमेटली, तो सी को सी ना लिख के भी लिखा। तो अभी देखो ये जो है ना एम इंटू वी मतलब क्या होता है, एम इंटू वी मतलब पी होता है, ठीक है। सो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, नंबर वन कि ये जो लैम्डा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी, 1/p या तो 1/v कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से कह सकते हो। ये है ना एच इज कॉन्स्टेंट, एम इज कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर ऐसा है 1/v प्रोपोर्शनल, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कम होते हैं, वेव लेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता है, कितना होंगे वो भी निकालेंगे अभी देखेंगे। तो बेसिकली जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होंगे तो वेव लेंथ कम होंगे, ऐसा बोल सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो अभी नंबर 2 पॉइंट यहाँ से क्या बोल सकते हो, अगर कि वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, अगर ये जीरो होंगे तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या होंगे, h/0, h/0 मतलब एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू क्या मिलेंगे, इन्फिनिटी। सो इट मीन्स नो वेव, वेवलेंथ की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो वेव ही नहीं है, वो तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो इस तरह की नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन, मतलब अब बोल सकते हो कि वेव ही नहीं है वो, तो बेसिकली नो वेव बोलोगे। तो अगर हम लोग अभी रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ वेव एसोसिएट नहीं होंगे, यानी डी ब्रॉगली वेव उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, जब भी रेस्ट पे होंगे। तो फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको अब ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दे। सो नेक्स्ट 3rd नंबर पॉइंट क्या है कि नो नीड, ओके, नो नीड टू बी, आप ऐसा लिख सकते हो, नो नीड टू बी ए चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, नो नीड टू बी चार्ज लिख देते हैं, है ना। तो बेसिकली चार्ज नहीं होने से भी होंगे,
अगर सपोज अभी एक ऑब्जेक्ट है, उसका डी ब्रॉय वेव चाहिए, सो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका चार्ज होना चाहिए वो पार्टिकल। सो अगर पार्टिकल के चार्ज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेंगे, डी ब्रॉय वेव मिलेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज है तो उसमें डी ब्रॉय वेव मिलेंगे, लेकिन कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज नहीं है तो उस केस में भी डी ब्रॉय वेव मिलेंगे। ये हमें किसने बोला, डी ब्रॉय ने ही बोला, ठीक है। तो बेसिकली नो नीड टू बी चार्ज्ड, ओके, चार्ज नहीं होने से भी होगा। तो अब अच्छे से लिख सकते हो, नो नीड टू बी अ चार्ज पार्टिकल टू हैव डी ब्रॉय वेव, नो नीड टू बी चार्ज्ड, नो नीड टू बी अ चार्ज पार्टिकल टू हैव डी ब्रॉय वेव, ओके, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। सो फिर नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डी ब्रॉय वेव है ना, डी ब्रॉय वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डी ब्रॉय वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, वो कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल होंगे वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि बिकॉज, एग्जाम में अच्छे से लिखना, ठीक है। सो बिकॉज ई एम एफ, तो डी ब्रॉगली वेव इज नॉट ई एम एफ, ओके। डी ब्रॉगली तो ये किसी का नाम हुआ, सो आप बोलोगे कि डी ब्रॉगली वेव इज नॉट, ओके, इज नॉट ई एम एफ। डी ब्रॉगली वेव या तो डी ब्रॉग वेव इज नॉट ई एम वेव, बिकॉज ई एम वेव, अच्छे से लिखना, ई एम वेव इज एसोसिएटेड with accelerated charged particle only, ओके। तो जब भी चार्ज पार्टिकल होंगे, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो इस केस में वहाँ पे आपको मिलेंगे ई एम वेव। तो डी ब्रॉय वेव तो अनचार्ज पार्टिकल पे भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप बोलोगे डी ब्रॉय वेव इज नॉट ए ई एम वेव, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने डी ब्रॉय वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, आप जानते हो वैल्यू, एंड पी इज इक्वल टू क्या होंगे, मोमेंटम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वो जो है ना, उसको देखना है, व्हिच इज नथिंग बट डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली, ओके, वेवलेंथ लिख देना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ ये जो होता है, इसको डिराइव करना है, ठीक है। सो कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए देखो, एक्चुअली आप ऐसे समझो सिंपल कि एक सेटअप है इस तरह से कुछ है, मतलब ठीक है, वही मान लेते हैं, ये डिब्बा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बैटरी है कनेक्टेड, लेट्स से। तो अभी देखो, तो इस सेटअप पे डी ब्रॉय, तो यहाँ पे क्या होंगे, आपने एक बैटरी कनेक्ट किया लेट्स से, तो बैटरी की यही पॉजिटिव, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो आपका मालूम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे, ये तो मालूम है आपको। सो लेट्स से इनसाइड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो इस केस में वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे होने से ऑपोजिट पे, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव किया, सपोज लेट्स से, अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगे क्योंकि इसने मूव किया। सो काइनेटिक एनर्जी जो होंगे दैट इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, पी की टर्म्स पे लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पी मिल रहा है, पी मतलब मोमेंटम, एम भी। सो अगर ऊपर हम एम मल्टीप्लाई करें, नीचे भी करेंगे, तो इस केस में आपको क्या मिलेंगे, एम भी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम भी होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2m। सो दिस इज नथिंग बट आप लिख सकते हो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतना सा लिख सकते हो, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन मिला। अभी देखो, आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल है एंड जो चार्ज है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड चैप्टर में मिला था, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई रखा, पोटेंशियल को पी रखा, पोटेंशियल मतलब बैटरी के पोटेंशियल को फी रखा, लेट्स से। सो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज फी। सो अभी देखो, ये है पोटेंशियल एनर्जी, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इस केस में ये मूव किया, काइनेटिक एनर्जी इतना सा है इसके पास,
क्वेश्चन इज इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, जितना पोटेंशियल एनर्जी था उसी में से काइनेटिक एनर्जी आया। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जितना था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी पे द मोमेंट इट गेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली आप ऐसा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी या तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, है ना, या तो काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी मतलब ई वी, काइनेटिक एनर्जी मतलब पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। सो यहाँ से आप पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम ई वी लिखोगे। सो यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट ओवर ट्वाइस एम ई वी, ठीक है। सो इतना लिख दिया। अभी देखो ये क्या मिला, पी की यानी मोमेंटम की वैल्यू। सो अभी यहाँ पे पी की एक इक्वेशन मिल चुका लैम्डा की, इसको मिटाना होगा, है ना, तो आप लोग नोट करते जाना। सो जो है ना लैम्डा की इक्वेशन, तो पी की वैल्यू इतना सा मिला, आपको मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। सो यहाँ से आप पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि लैम्डा बाई एच, है ना, तो पी इज इक्वल टू लैम्डा बाई एच। तो ये जो पी है, पी की जगह पे आप लैम्डा बाई एच लिख दो, पी की जगह पे आपने लैम्डा बाई एच लिखा, डैट इज इक्वल टू 2 MEV लिख दो, पी मतलब पोटेंशियल, ठीक है। सो पी की जगह पे लैम्डा बाई एच लिखा और बाकी एज इट इज है। तो अभी यहाँ से आपको क्या लैम्डा बाई एच होंगे, एस पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये सो एच बाई लैम्डा होंगे पी इज इक्वल टू, ठीक है। सो ऊपर होंगे एच बाई लैम्डा। सो बेसिकली यहाँ से आप लैम्डा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 2MEV। तो अभी ध्यान से देखो लास्ट स्टेप। सो लैम्डा इज इक्वल एच मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नथिंग बट कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और यहाँ पे फी है और यहाँ पे रूट लगा दो, ठीक है, अच्छे से लिखना। सो बेसिकली इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या मिलेंगे आपको 12.3 मिलेंगे और यहाँ पे नीचे रूट फी मिलेंगे। यही है इलेक्ट्रॉन की लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ओके, डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कर सकते हो, इजी है ना। सो आप लोग यहाँ तक अच्छे से चेक कर लो और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट JEE बोर्ड की PYQ चूज़ करके रखा इसी चैप्टर के ऊपर। ये तो चैप्टर खत्म हो गया है ना, तो जो भी कॉन्सेप्ट था इतना ही था, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ हमने डिटेल्स में कवर कर लिया, अच्छे से देखना है इसे। और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स है डाउट है तो मुझे पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एंड JEE की PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज मिला ना इस चैप्टर में जितने भी है सब कुछ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर भी आराम से कंप्लीट होंगे। और बाकी जो है ना प्लेलिस्ट में चेक करना जितने भी चैप्टर्स है वहाँ पे हमने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की PYQ JEE एंड नीट की PYQ भी सॉल्व किया। तो आप लोग चेक करना प्लेलिस्ट में सीरियली है, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना आप लोग, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ रह गया, मतलब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्विकली, ठीक है, एकदम छोटी सी चीज़ है। वो जो हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। सो एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होंगे तब क्या होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, वो भी इंक्रीज होंगे। तो अभी ऐसे समझो कि इस केस में एक ग्राफ मिलेंगे इस तरह से कि जो है ये है लेट्स से 10 हर्ट्ज और ये है लेट्स से 20 हर्ट्ज, ये है मतलब फ्रीक्वेंसी के लाइन, और यहाँ पे इस तरह से फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लाइन। तो लेट्स से स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 है, 20 है, ये है 30 वोल्ट, लेट्स से ऐसे कंसीडर किया। तो बेसिकली ऐसे समझो जब 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होंगे, एक मेटल है सपोज, ठीक है। सो एक मेटल है, सो इस मेटल की इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। सो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद क्या होंगे, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी मिला वो निकलेंगे। सो ये जो है ना 10 हर्ट्ज, तो ये है मेटल ए लेट्स से, सो इसके लिए 10 हर्ट्ज इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट, ठीक है। सो अभी जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे, ये आपको मिल चुका। सो बेसिकली इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कब, जीरो से नहीं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे उस केस में क्या होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे।
तो ये जो मिला यहाँ से यहाँ तक, इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये मेटल ए के लिए है, फॉर मेटल ए, ठीक है, फॉर मेटल ए लिख देना। सो मेटल ए के लिए इतना सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज 10 हर्ट्ज, ऐसे कंसीडर किया 10 हर्ट्ज। एग्जाम में वैल्यूज नहीं लिखना, मतलब अभी ऐसे ही हम लोग रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं ना समझने के लिए। अभी देखो, और एक मेटल लिया और इसमें इस मेटल को बी कह दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लाइट फॉल करेंगे। सो इसका भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगे, लेकिन ये मेटल भी है, सो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेट्स से यहाँ पे 10 हर्ट्ज है और इसमें इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेट्स से 20 हर्ट्ज है, ठीक है, मतलब अलग होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्योंकि मेटल अलग है। सो यहाँ पे भी क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होंगे, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी पहले होना चाहिए। तो 20 इसमें इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी को पहले आपने क्या किया, 20 हर्ट्ज न्यू नॉट कर दिया, पहले 20 कर दिया। तो उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे 21, 22, 23 इस तरह से इंक्रीज किया फ्रीक्वेंसी को, तो इस केस में क्या मिलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होंगे। और क्या नोटिस कर सकते हो आप इसमें कि ये दोनों जो लाइन से एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक गैप है, इसी को आप क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी, अच्छे से लिख देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल बी लिख देना, ठीक है। तो इस तरह के पैरेलल लाइंस मिलेंगे, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है, कर सकते हो। सो वही आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।